थोड़ा सा रिवाइज करवा सर। जी हेलो सर, स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। मैं बना रहा हूँ, स्क्रीन बना रहा हूँ। आगे सर स्क्रीन नजर आ रही है? अभी तो नहीं आ रही है, आ रिज्यूम रही करना पड़ेगा क्या? आ रही देखिए आ गई होगी स्क्रीन। आ रही। अब आइए, अब आइए, जी अब जी आ गई है सर। ठीक। जी आ गई। कहाँ चल दिया? चलिए, जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, सामने आप देख रहे हैं ये सारे भाव हैं। इन भावों के अपने अपने कुछ मतलब होते हैं। जैसे पहला भाव मैं, मेरा, मेरे लिए है। दूसरा भाव वेल्थ का है। तीसरा प्रॉस्पेरिटी का है। चौथा आपका वेल्थ का है। इस तरीके से 12 के 12 भाव जो हैं वो बटे हुए। अब इसके अंदर कोई भी ग्रह आके अगर बैठता है तो हमें जो प्रिडिक्शन करनी है उसका हमने बस ये ध्यान रखना है कि ग्रह किस चीज को इंडिकेट करता है, उसके मतलब क्या है, और जो हाउस है या जो भाव है वो क्या कहता है। जैसे एग्जाम्पल रूप में हम किसी एक व्यक्ति का चार्ट ले लेते हैं। आप में से ही कोई व्यक्ति अपना बता दीजिए जिसका कुंडली आपके सामने खुली हो, तो हम उसी पे थोड़ा सा नजर डालेंगे और फिर उसको एडवांस में ले जाएंगे। जी 23/6/75। सर डेट ऑफ बर्थ नहीं आपकी, अगर कुंडली खुली हुई है तो हाँ जी कुंडली सर। के हिसाब से बताइए। खुली शनि है वगैरह सर मेरी। सर 11 नंबर में, वृश्चिक 11 राशि। नंबर में कुछ नहीं है। 11 नंबर से कुंडली है सर। 11 नंबर से कुंडली है। हाँ जी सर। ओके, एक मिनट, आप इसको छोड़ दीजिए, नंबर छोड़ दीजिए, सिर्फ ग्रह की बात करते हैं। दूसरे में सर बृहस्पति है। एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम सिर्फ एक सिग्निफिकेंट लेंगे, हाँ जी सर। कोई भी एक ले लीजिए। आपने बताया दूसरे में बृहस्पति है। हाँ जी। ये ऐसे होगी प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ जी सर। हम इसमें राशि नहीं देखेंगे, अच्छा। हम केवल इसके अंदर ये देखेंगे कि इसकी प्लेसमेंट क्या है और प्लेनेट कौन सा है। तो गुरु जो है सबसे पहले मेलेफिक प्लेनेट है या बेनिफिक प्लेनेट है? बेनिफिक सर। बेनिफिक है। इसका मतलब ये हुआ कि वेल्थ के क्षेत्र में, क्योंकि ये वेल्थ का घर है, वेल्थ के क्षेत्र में आपको वेल्थ इजीली प्राप्त होती रहेगी। ये हमारी प्रिडिक्शन पहली बनेगी। ठीक है। गुरु किसका कारक है? प्रतिष्ठा का। गुरु प्रतिष्ठा का कारक है। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब घर में बैठता है उसको खराब है करता है। सर, हम उसको बाद में लगाएंगे, पहले अच्छी चीज है बाद में फिर खराब चीज। ठीक है। उसके बाद कुटुंब है, कुटुंब में ये प्रतिष्ठा दिलाएगा। इसके बाद गुरु और किस चीज का कारक है? घूमने फिरने का कारक है। तो पैसा कमाने के लिए आपको घूमना फिरना पड़ेगा, या पैसा जोड़ने के लिए आपको घूमना फिरना पड़ेगा। फिर हमारा एक लॉ लगता है, एक नियम लगता है कि गुरु जिस घर में बैठता है उसको खराब कर देता है। यानी जो कुछ भी आपके बारे में बताया गया ये सारी चीजें गुरु जो है कमजोर कर देगा। तो यदि आपका गुरु अशुभ अवस्था में हुआ तो जो मैंने पहले बोला था वो सारा सही हो जाएगा, और शुभ अवस्था में हुआ तो जो मैंने बोला है सारी चीजें उसकी उल्टी हो जाएंगी। अब शुभ और अशुभ अवस्था कैसे देखेंगे? जो भी यहाँ राशि बैठी है
वो मित्र राशि है गुरु की या शत्रु हाँ जी। राशि। ठीक है, अपनी राशि होगी। तो अभी हम उसको छोड़ देंगे, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बीच में बोला था कि गुरु जहाँ बैठेगा वहां पे अशुभ काल आएगा। तो मैंने दोनों को बता दिया कि वो शुभ कब होगा, अशुभ कब होगा। इसी तरीके से अगर किसी मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि गुरु पे पड़ जाए, दूसरे घर पे पड़ जाए, गुरु पे पड़ जाए, तो ऐसी अवस्था में भी गुरु और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, अब आप कोई और ग्रह बताइए जो किसी और खाने में बैठा हो। नेक्स्ट में मंगल है। थर्ड में मंगल है। मंगल के कारक क्या क्या हैं? 3 कारक लिए थे हमने, ऊर्जा, एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट। एनर्जी, एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट। और थर्ड घर किसका है? थर्ड घर है भाई बहनों का, छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों का, और ई कॉमर्स बातचीत का, का, कन्वर्सेशन। शिक्षण का, और ताकत डॉक्यूमेंटेशन, का। हाँ। ताकत का, पराक्रम का, बल का। तो मंगल एक तरह से देखा जाए तो अपनी ही अवस्था में बैठा हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में ये मंगल का ही घर है, तीसरी राशि आती है, लेकिन जो घर बनेगा वो मंगल का बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, अब यहाँ पर भाई बहन और मंगल, अगर भाई बहन आपके छोटे हैं तो उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, अगर बड़े हैं तो ये उनको खराब कर सकता है, एक्शन में ला सकता है, कॉन्फ्लिक्शन में ला सकता है। यदि छोटे भाई बहन आपके विपरीत जाते हैं तो आपके झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। कोई भी ग्रह जब किसी घर में बैठता है तो वहां केवल अच्छे ही फल दे ये जरूरी नहीं है, वहां पे वो बुरे फल भी दे सकता है। तो हम ये बोल के चलते हैं कि अच्छे और बुरे फल दोनों 50-50 हैं, बाकी ग्रह और अवस्था पे निर्भर करते हैं कि वो हमें अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। उसकी प्लेसमेंट्स बहुत निर्भर करती हैं इस चीजों पर। जी, तो हमारा जो पहला प्रिडिक्शन का तरीका था वो ये था कि हमने ये देखा कि ग्रह जब किसी घर में बैठता है तो उसके साथ कैसे संबंध बनाता है। अब हम यहाँ पे राशियों को ले लेते हैं। आपकी राशि पहले 11 थी। हाँ जी सर, लगन में 11 था। 11, 12, गुरु यहाँ पे बैठा हुआ था और मंगल, हाँ जी। छोड़ दीजिए, अभी गुरु को ले लेते हैं। गुरु अगर देखा जाए तो अपने घर में बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आके ये बलवान हो गया है, गुरु बलवान हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका गुरु अपनी राशि में बैठा हो, दूसरे घर में बैठा हो, तो पैसा अपने आप आता रहेगा, परंतु अगर वो कर्म करेगा तो पैसा आने में कमी आएगी, यदि वो दूसरों की मदद करेगा तो पैसा ज्यादा आएगा। घर वाले इस व्यक्ति से परेशान रहेंगे क्योंकि ये व्यक्ति अपना सामान दूसरों को देकर, दान में देकर, दूसरों की मदद में अपने घर का सामान दे देगा। तो घर वाले परेशान होते हैं और बाहर वाले ऐसे व्यक्ति को खूब रिस्पेक्ट करते हैं कि गुरु यहाँ बैठा है तो इसने इस घर को खराब कर दिया। अब कुटुंब का घर है तो कुटुंब परेशान रहेगा जबकि बाहर वाले इनसे खुश रहे। क्या ऐसा है? अगर एवरेज है वैसे, कुछ घर वाले तो परेशान रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है सर, मान सकते हैं। चलिए, अब गुरु के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसकी दृष्टि होती है, गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। हर घर अपने से 7वीं दृष्टि रखता है, तो अगर ऊपर अच्छा है तो दूसरी दृष्टि में वो बुरा हो जाएगा, ऊपर बुरा है तो दूसरी दृष्टि में वो अच्छा हो जाएगा। ये एक साधारण सा नियम है। लेकिन जो स्पेशल दृष्टियां होती हैं उनके अंदर गुरु की जो दृष्टि है वो गंगा जल के समान पवित्र मानी गई है, लाभकारी मानी गई है। तो हम लेते हैं पहले गुरु की 7वीं दृष्टि। गुरु की 7वीं दृष्टि क्या कहती है? 1, 3, 4, 5, 6, 7। गुरु जो है सप्तम दृष्टि, अष्टम घर को देख रहा है। अष्टम घर जो है ये दहेज का है, अष्टम घर छिपी विद्याओं का है, अष्टम घर किसी भी चीज को तोड़ने का है।
तो ऐसा व्यक्ति जिसे गुरु का प्रभाव होगा या गुरु की दशा चलेगी, तो गुरु की दशा में ये समय काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। पर वहीं दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ससुराल की तरफ से सहयोग काफी मिलेगा, अच्छा दहेज भी मिल सकता है, सहयोग भी मिलता है, और जब तक ससुराल वाले खुश रहते हैं तब तक इस व्यक्ति को कभी दिक्कत नहीं आएगी। यदि यहाँ पर ससुराल किसी भी तरीके से परेशानी में आती है तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या उसकी घरेलू स्थिति में भी अंतर आ जाता है। इसके साथ साथ ये घर जो है अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है, तो ऐसे व्यक्ति गुप्त विद्याओं का जानकार या गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। गुरु की पंचम दृष्टि बढ़ती है छठे घर में, यह ऋण रोग शत्रु का घर है। अगर व्यक्ति ऋण रोग शत्रु से संबंधित कार्य करेगा तो गुरु वहां पर उसकी हेल्प करेगा और ऐसे व्यक्ति को बीमारियों से बचाकर रखेगा। यदि व्यक्ति इस क्षेत्र में काम नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को जो चर्बी की शिकायत है, चर्बी से संबंधित दिक्कतें हैं, वो आ सकती हैं। वो चर्बी कहीं पे भी इकट्ठी हो सकती है, उसका आकलन हम बाकी ग्रहों की स्थिति से करेंगे। तो यहाँ पे गुरु का जो एक्सपेक्ट है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा ऐसे है कि अगर गुरु ऋण रोग शत्रु से संबंधित काम नहीं किया तो व्यक्ति गुरु से संबंधित रोगों से पीड़ित होगा, और यदि उससे संबंधित काम कर लिया तो यही खाने उसके लिए आय का जरिया बन सकते हैं, कमाई का जरिया बन सकते हैं। देन 9th खाने में जाते हैं हम। 8 और 9 ये आय का जरिया भी बनता है, कर्म का क्षेत्र भी बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि किसी प्रकार की गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ हो या उन क्षेत्रों में काम करता हो। सर इसमें आप थोड़ा सा बताएंगे अब? हाँ ठीक है सर, ये तो खैर नॉलेज है मेरे को, ये थोड़ा बहुत नॉलेज तो है ही। तो आप इस क्षेत्र में काम करते हैं या नहीं करते एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में? सर मैं तो सर टीचिंग में है, तो गुरु जो है वो टीचिंग का भी कारक है। हाँ जी हाँ जी। चलिए अब हम इसी तरीके से 3rd मंगल को लेते हैं। मंगल यहाँ पे आप देखिए अपने ही घर बैठा हुआ है, एक राशि है मेष राशि के अंदर मंगल बैठा है, तो मंगल को अतिरिक्त बल मिल गया। मंगल की नॉर्मल दृष्टि 7वें घर पे पड़ती है। मंगल यहाँ पे शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है, ये हम देख सकते हैं। तो मंगल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों पर ऊर्जा से काम करेगा, यानी वो सही और गलत दिशा दिखाने का कार्य करेगा। यदि वो नहीं मानेंगे तो झगड़ा भी करेगा, लड़ाई भी करेगा। भाई बहन ऐसे व्यक्ति को गलत समझ सकते हैं, पर ऐसा सर प्लीज आपकी आवाज आ रही है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों के लिए हमेशा लाभदायक रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल यहाँ पर शुभ अवस्था में बैठा है, तो मंगल का जो 7वां एक्सपेक्ट पड़ेगा वो हानिकारक हो सकता है। तो 7वां एक्सपेक्ट जो पड़ेगा वो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसा व्यक्ति भाग्य से कमजोर रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का निर्माण करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी और प्रयास करने पड़ेंगे। ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है। तो ये इंडिकेशन इस चीज का भी है कि ऐसा व्यक्ति बचपन से ही काम में लग जाता है। तो पिता या तो बीमार हो सकते हैं या पिता की समस्या हो सकती है, पिता से विचार नहीं मिलते। तो इस तरीके से ये शो होता है कि यहाँ पर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण खुद करेगा। 9वां भाव जो है वो हमारे पितरों का भी है, तो पितरों से संबंधित व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए, अदरवाइज उसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्शंस ज्यादा आएंगी। इसके बाद मंगल के 2 अलग एक्सपेक्ट और हैं जो स्पेशल दृष्टियां हैं, एक 4 और दूसरी 8। चार नंबर के लिए हम देखते हैं 1 2 3 4, ये भी ऋण रोग शत्रु में आती हैं। व्यक्ति यदि मंगल से ऋण रोग शत्रु से संबंधित कार्य करता है तो लाभकारी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कठिनाइयां शो होती हैं, क्योंकि चौथा घर हमारी संपत्ति का भी होता है।
तो मंगल से रिलेटेड कार्य करने में लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे हम राशि देखते हैं कौन सी है। यहाँ सर कोई राशि तो वो तो नहीं बैठी हुई, ग्रह तो नहीं बैठा हुआ छठे घर में? छठे घर में वीनस बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो गुरु और शुक्र शत्रु भी हैं। इसी तरीके से मंगल जो और शुक्र जो हैं ये मित्र की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल जो है लाभकारी हो जाता है अगर व्यक्ति इस क्षेत्र से जुड़कर कार्य करे। विशेषकर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये जॉब का भी स्थान है, जबकि 7वां घर जो होता है ये हमारा व्यापार का स्थान होता है। 10वां स्थान से हम कर्म देखते हैं, 7वें से व्यापार देखते हैं और छठे से जॉब देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जैसा बताया कि ये टीचर हैं तो टीचिंग जॉब होती है, तो यहाँ पर ये जॉब की उससे भी जुड़े हुए कहा जा सकता है। डे रूटीन कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, पर साथ ही साथ शुक्र और चंद्र पीड़ित भी है क्योंकि छठा घर है। छठा घर पीड़ा का होता है, परेशानी का होता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि शुक्र और चंद्रमा जो है वो पीड़ित अवस्था में है। फिर मंगल भी यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है तो इस पीड़ा को कम करेगा वो, क्योंकि मंगल जो है वो मैलेफिक प्लेनेट है। अगर ये बेनिफिक प्लेनेट होता तो यहाँ पीड़ा बढ़ जाती उस ग्रह से संबंधित, पर क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है, बेनिफिक मैलेफिक है, इसलिए इस पीड़ा को कम करेगा। और गुरु यहाँ पे आके टीचिंग की लाइन दे रहा है तो जिंदगी जो है वो सॉफ्ट चलने लगेगी, सॉफ्ट रहेगी जिंदगी। फिर मंगल का 8वां एस्पेक्ट है, ये ज्यादा पीड़ा का है या मृत्यु तुल्य कष्ट का है, तो हम उसको देखते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 10वां घर। यानी इनको जॉब पाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग करनी पड़ी होगी। अब 10वां घर शनि का है। शनि जो है वो बेसिकली आपका हर काम को स्लो कर देता है। तो इनको जॉब पाने के लिए जो व्यक्ति आसानी से पा सकता है, इनको उसी काम को करने के लिए दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ी होगी। और यहाँ पे अगर हम अंक देखें तो यहाँ पे अंक आता है 4, 5, 6, 7, 8। राशि आती है 8 की जो खुद मंगल की राशि है और मंगल का एस्पेक्ट भी इस पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर कठिनाइयां भी बढ़ती हैं और अगर ये कठिनाइयों से आगे निकलते हैं तो जॉब की पोस्ट प्रोफाइल भी बढ़ती है। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा तो मंगल यहाँ पे आके पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। सर आपका 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा है? राहु बैठा हुआ सर। राहु बैठा हुआ है। राहु का काम है फैलाना। तो यहाँ पे अगर इनकी स्ट्रगलिंग है तो उसको फैला देगा, अगर इजीनेस है तो उसको फैला देगा। तो हर चीज का फैलाव करेगा और जो चीज दिखेगी उसका उल्टा अर्थ निकालेगा। मंगल का 8वां एस्पेक्ट राहु पर पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि वृश्चिक राशि में जो राहु है वो काफी अच्छे रिजल्ट देता है। इसके साथ मंगल और राहु मिलकर अंगारक योग बनाते हैं, तो ये अपनी पोस्ट में हाई प्रोफाइल पर हो सकते हैं। इसके अलावा ये अपने कलीग्स को कंट्रोल भी करेंगे क्योंकि मंगल शक्ति का प्रतीक है, तो उनको कंट्रोल भी करते हैं, सही राह दिखाते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो मंगल इस तरीके से यहाँ पर आकर शुभ हो जाता है। अब ये टीचिंग प्रोफाइल में है। राहु 5वें दृष्टिकोण से गुरु को देख रहा है, तो ये गुरु चंडाल योग बनाता है। टीचर के लिए गुरु चंडाल योग सबसे अच्छा योग माना जाता है। बाकी चीजों में थोड़ा ये खराब माना गया है, फाइनेंस के केस में बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जिस टीचिंग फील्ड में है वहां से एक अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं, इनका काफी मान सम्मान है। जी सर, अब आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? हाँ सर, मैं पीजीटी कॉमर्स हूँ, कॉमर्स पीजीटी कॉमर्स, लेकिन सैलरी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही लगे हुए हैं, लेकिन ठीक है सर। satisfy दशा हूँ। आने पर आपकी जब वो दशाएं भी उसमें देखेंगे ना तो कंफर्मेशन कहीं ना कहीं हो जाएगी, आपकी जॉब पक्की जाएगी। इसमें सूर्य कहाँ बैठा हुआ है आपका? 5th हाउस में। सूर्य 5th हाउस में। आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ना बंद कर दिया? नहीं सर, अब तो बंद कर दिया। सन सैटर्न इकट्ठे हैं सर, कॉम्बिनेशन है यहाँ पर।
सन और सैटर्न। हम्म। तो समय लगेगा, अपनी एजुकेशन दोबारा चालू कीजिए, पढ़ना बंद मत कीजिएगा, आपकी अभी प्रोफाइल और उठेगी ऊपर। सर एमएड कर ली मैंने, तो अब तो और कुछ आगे देखेंगे सर, कुछ PhD करेंगे। हाँ हाँ, पीएचडी वगैरह। हाँ जी हाँ जी आप कर लेंगे, इजिली हो भी जाएगी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। किसी और का कोई प्रश्न हो? देखिए प्रिडिक्शन के लिए हमने बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें ली हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं ली है। इसी तरीके से आप छोटी छोटी प्रिडिक्शंस करना सीखिए, जैसे जैसे आप प्रिडिक्शन करते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी। कोई और व्यक्ति अपनी कुंडली को लेना चाहेगा? जी कोई और व्यक्ति अपनी कुंडली को लेना चाहेगा? हेलो। हेलो। जी सर। हाँ जी। हाँ सर, गुरु शुक्र लगन में बैठे हैं सर। गुरु शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं। हाँ। सर आवाज बहुत कम आ रही है। मैम एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर। लीव कहाँ से चलिए कर? जी सर। शुरू करते हैं प्रिडिक्शन। आप ही में से कोई व्यक्ति इसकी प्रिडिक्शन करना चाहेगा? बीच बीच में अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं हेल्प करूंगा। जो भी नया हो, जो ज्योतिष के बारे में बिल्कुल ना जानता हो, वो सामने आए। जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं उनसे तुलना करके हम इसकी प्रिडिक्शन, इनकी प्रिडिक्शन करेंगे। कोई भी सामने नहीं आना चाहेगा? देखिए आप कोशिश करेंगे तभी सीख पाएंगे, नहीं तो मैं तो बोल बोल के रह जाऊंगा। सर अभी हमारे को प्रेडिक्शन के बारे में मालूम नहीं, कैसे प्रेडिक्शन करते हैं? सर प्रिडिक्शन के लिए मैंने जैसा बताया था, हम सिर्फ गुरु को लेते हैं। गुरु के लिए 3 प्रिडिक्शंस बताई थी। गुरु प्रतिष्ठा का कारक है, जी गुरु एजुकेशन का कारक है, जी गुरु घूमने फिरने का या मतलब चलते रहने का कारक है, ज्ञानवान है। जी ठीक है, तो ये 3 जी खूबियां गुरु की हो गई। शुक्र की खूबी थी विलासता, जीवन जीने की इच्छा और जी जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति। घर है जी पहला, यानी मैं, मेरा, मेरे लिए। जी तो ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में गुरु और शुक्र हो, तो उन 6 की 6 चीजों को हम मैं, मेरा, मेरे लिए से जोड़ देंगे, तो इनकी सारी चीजें जी अपने ऊपर रहेंगी। तो गुरु धार्मिक हो गया, शुक्र भौतिक हो गया, जी 50% धार्मिक है और 50% भौतिक है। जी धार्मिकता के समय पर पूर्ण रूप से धार्मिक है और भौतिकता के समय पर पूर्ण रूप से भौतिक है। गुरु शुक्र शुक्र। जी तो बैठे हुए ना, तो दोनों को बोल दिया। सर शुरुआत में नोट्स भेजे थे आपने, जो बेनिफिशियल है ये स्टूडेंट है। हाँ जी भाई शुरुआत में जो आपने नोट्स भेजे थे बेनिफिशियल है ये पूरा वही नोट्स? सर, वही सारे नोट्स हैं, मैं उनको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके भेज दूंगा। जी जी, कुछ उसके अलावा तो कुछ और नहीं भेजा ना सर आपने? नहीं नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं भेजा अभी। अब वो नेक्स्ट ठीक क्लास में सर। भेजूंगा मैं आपको। ठीक सर, ठीक ठीक। ठीक है, और उसके अलावा ये जो स्लाइड्स हैं, हाँ जी हाँ कल जो स्लाइड्स कराई के अंदर देखिए ये नोट्स लिखे हुए हैं छोटे छोटे। हाँ जी, मैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, ये देखिए, जैसे ये द्वादश भाव है, ये भाव है, इसके जी। बाद ये भावों के नाम दिए हुए हैं और ये इनकी कंडीशंस है। आप इनको, इनकी फोटो खींच लीजिए। जी जी जी। इन्हीं को लेके हमने प्रिडिक्शंस करनी है, इनसे बाहर हमने प्रिडिक्शन कुछ नहीं करनी। ओके सर, ओके। ठीक है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये है, ये जो डे 2 की आपके पास स्लाइड्स आएंगे उसके अंदर सारा ये आपको मिल जाएगा, आप उसमें से राइट डाउन कर लीजिएगा। सौम्य ग्रह कौन से हैं, मेलेफिक ग्रह कौन से हैं, क्रूर ग्रह कौन से हैं, बस इतना ही है ये। जी सर। और उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस में चले गए थे। केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, त्रिक भाव, मारक भाव, समभाव और तटस्थ भाव, ये हमें याद होने चाहिए। अभी ये कितने लोगों को याद नहीं है, तो मैं इसको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। याद तो नहीं है जी। अच्छा चलिए शुरू करते हैं एक बार। सर याद नहीं है। हाँ, एक बार शुरू करते हैं। जो ये कुंडली आप देख रहे हैं, इसमें 1, 4, 7 और 10, इन भावों को हम केंद्र भाव बोलते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखें तो कुंडली के केंद्र में है। बन को छोड़ दिया था सर उस दिन आप कल?
अभी ले लीजिए 1 4 7 10 ले लीजिए, ठीक ठीक। बल लग्न है, ये सभी प्रकार के दोषों से नहीं। माना गया है, इसलिए हम एक को नहीं गिनते। जी ठीक है, ये होते हैं केंद्र भाव, इसको हम विष्णु भाव भी बोलते हैं। जिसकी भी कुंडली में विष्णु भाव होते हैं, ये तटस्थ भाव है, ये न्यूट्रल भाव है, ना तो ये फायदा देते ना ये नुकसान देते। इसको हम तटस्थ भाव नहीं बोलते, समभाव बोलते हैं। इसके बाद आते हैं 5 और 9, इसको हम त्रिकोण बोलते हैं। वैसे त्रिकोण जो है 1 5 9 से बनता है, पर हम बेसिकली वैदिक में 5 और 9 को त्रिकोण बोलते हैं, क्योंकि लग्न दोषों से मुक्त है, इसलिए हम इसमें 1 5 9, और अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर पोजीशन ले लेता है। 1 से 5वां पांचवी राशि है, 5 से 9वीं पांचवी राशि है, 9 से 1 पांचवी राशि है, तो इस तरीके से एक ट्राइन का निर्माण करता है। तो इसको हम 1 5 9 को त्रिकोण बोलते हैं। इसको हम लक्ष्मी योग भी बोलते हैं। त्रिकोण को लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग, जिसके त्रिकोण अच्छे होते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। जी इसके बाद जो आता है वो है 6 8 और 12वां घर। छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये भाव जो है त्रिक भाव कहलाते हैं। त्रिक भाव का मतलब है कि ये भाव मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक होते हैं। छठा घर परेशानियां देता है, 8वां घर तोड़फोड़ देता है, और 12वां जो घर है वो देश निकाला दे देता है, मतलब निकाल देता है ये चीजों से। तो छठा घर ऋण रोग शत्रु का है, 8वां घर गुप्त चीजों या गुप्त विद्याओं का है, 12वां घर मोक्ष या विदेश का है। ये 3 घर हमारी कुंडली में विशेष अशुभ माने जाते हैं, पर इनकी खास खास कंडीशन पे ये व्यक्ति को इतना अमीर बना सकते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। वो खास कंडीशंस होती हैं उसमें। ठीक है, 3 जी। तरह के भाव हमारे हमने कुंडली में स्टडी करने हैं। अभी फिलहाल इतना ही है। वैसे दो भाव और है, एक तटस्थ भाव है, एक मारक भाव है। 2 3 11 ये तटस्थ होते हैं। ग्रह जिस तरीके के साथ इनके स्वामी बैठेंगे ये उस तरीके का भाव अपनाएंगे। ये नुकसानदायक भी हो सकते हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं। एक मारक भाव होते हैं, वो दूसरा और 7वां भाव होता है। तो इनको अभी हम छोड़ देते हैं, मारक और तटस्थ को। हमने 3 तरह के भाव देखे, केंद्र भाव 1 4 7 10, त्रिकोण भाव 1 5 9, और त्रिक भाव 6 8 12। इसके बाद हमने दृष्टियां देखनी है। दृष्टियां होती हैं सामान्य। सामान्य दृष्टि का अर्थ है कि हर व्यक्ति हर घर जो है उसके अंदर जो प्लेनेट बैठा है, उस प्लेनेट की 7th एस्पेक्ट या 7वीं दृष्टि जहां पड़ेगी वो घर उस प्लेनेट के अंडर आ जाएगा। यानी हर प्लेनेट 7th एस्पेक्ट रखेगा, वो चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, कोई भी हो। अगर वो जिस घर में बैठा है अच्छा इंपैक्ट दे रहा है तो 7वें पे वो ऑपोजिट इंपैक्ट रखेगा। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं, स्पेशल दृष्टियां होती हैं। उसके लिए हमने 3 ग्रह अलग निकाले हैं, गुरु, मंगल और शनि। गुरु का एस्पेक्ट जो है 5 और 9 होता है, मंगल का एस्पेक्ट 4 और 8 होता है, और शनि का एस्पेक्ट 3 और 10 होता है। ठीक है, अच्छा ये हम आगे आ गए। चलिए मैं एक कुंडली बना रहा हूं, कोई इसकी प्रिडिक्शन करना चाहे तो बताइएगा।
हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी जी, मैं बोल नहीं रहा। इस कुंडली की कौन प्रिडिक्शन करना चाहेगा? बताइए, कोई कोशिश करेगा? देखिए, आप कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को आराम से समझ आएगा। जहां दिक्कत लगेगी मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा। सर जो राहु है वो तो 10वें भाव में बैठ जाएगा ना, इधर से केतु इधर बैठा है। सॉरी, ये केतु जाएगा यहाँ पे। अच्छा। हमारे बीच में आयशा मैडम है। आयशा जी, आई थिंक शायद वो नहीं है। हम्म, चलिए, कोई कोशिश करेगा इसको कुंडली की व्याख्या करने की? सर देखता हूँ सर। सर इसमें जैसे चौथे भाव से देख रहा हूँ। सर हम थर्ड भाव से चालू करेंगे क्योंकि पहला घर केतु बैठा हुआ है। या केतु फिर हम लग्न लग्न से चालू करते हैं। केतु का थोड़ा उतना जानकारी नहीं है अभी। कोई बात नहीं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहले हम लग्न से शुरू करते हैं। देखिए, सर लग्न, लग्न से शुरू करिए। हाँ लग्न से शुरू करते हैं। लग्न में 9 अंक बैठा हुआ है। 9वीं राशि होती है धनु राशि। हाँ। तो ये कुंडली जो है धनु राशि की है। ठीक है, और इसका इसके स्वामी साथ हम सर कुंडली गुरु की, है। बृहस्पति हाँ इसका स्वामी गुरु है। बस हम यहीं से प्रिडिक्शन शुरू करेंगे क्योंकि अभी हमने जी। सिर्फ इतनी ही पढ़ाई करी है। और आपने सर बताया था जैसे मैं मेरा मेरे लिए है, तो गुरु 7वें भाव को देख रहा है। हाँ, तो तो 7वें भाव को नहीं देखा, गुरु ये 7वें भाव में मतलब बैठा हुआ है, लग्न 7वें को देख रहा है। दृष्टि देख रहा है, मतलब लगन को देख रहा है। तो मैं मेरा लिए मतलब उसके लिए हम्म, मतलब मतलब अपने संबंधित चीज जो मैं मेरा मेरे लिए है वो लाभदायक रहेगा सर, उसको आसानी से मिल जाएगा। हाँ जी, गुरु प्रतिष्ठा का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलेगी। जी जी। हाँ जी, एजुकेशन भी अच्छा मिलेगा। नहीं, इससे नहीं होगा? गुरु एजुकेशन का कारक नहीं है, ज्ञान का कारक है। ज्ञान का एजुकेशन का कारण। कारक बुद्ध होता है। अच्छा, एजुकेशन तो बुद्ध होता है। थोड़ा सा ये जी जी फर्क जी। है ज्ञान और एजुकेशन में। एजुकेशन वो है जो आप मतलब जो स्टेप बाय डिग्री स्टेप वगैरह लेते हैं। डिग्री वगैरह लेते हैं। और ज्ञान वो है जो आप सीखते हैं, लोगों को करते हुए देखते हैं या धोखे खाते हैं, उससे जो सीखते हैं वो ज्ञान है। तो जी गुरु जी। ज्ञान का प्रतीक है, बुद्ध बुद्धि या एजुकेशन का प्रतीक है। ठीक है, तो हमारी प्रिडिक्शन हम शुरू करते हैं। हाँ। पूछना है धनु, हाँ जी, सर। तो मैं कह रहा सर था पहला जैसे किसी किसी भाव में ग्रह भी लिखे हुए हैं, कहीं कहीं नंबर भी लिखे हैं, तो सब ये ग्रहों को ही शो करेंगे ना नंबर। और ये सर ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है यहाँ पे। सर इसके अंदर ना एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत तरीके की कैलकुलेशंस होती हैं। तो हम जी सिर्फ स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। जी जी। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना करेंगे कि हमने ये देखा कि ये धनु राशि की कुंडली है हाँ और जी। लग्न स्वामी कौन है? लग्न स्वामी है गुरु। गुरु। तो लग्न स्वामी लग्न से सप्तम भाव में बैठा है। बस यहाँ पे हमने इसको खत्म कर दिया। बताने को अभी हम इसमें बहुत कुछ बता सकते हैं, पर हम अभी यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब हम आते हैं ग्रह पे। तीसरे नंबर पे केतु बैठा है। केतु मैंने वैसे बोला था हम छोड़ेंगे, पर केतु की एक खूबी मैंने बता भी दी कि केतु आपको जिस भाव में बैठेगा उससे विरक्त कर देगा, और राहु जिस भाव में बैठेगा उसमें गहराइयों में ले जाएगा। यानी राहु आपको भौतिक जगत में राहु लाएगा। बुद्धि का कारक बताया था आपने। राहु बुद्धि का कारक है और केतु जो है वो धड़ का कारक है, शरीर का कारक है, मेहनत कराएगा। जी जी। तो यहाँ पे केतु थर्ड हाउस में बैठा है। थर्ड हाउस यानी ई कॉमर्स, डॉक्यूमेंटेशन, भाई जी। बहन। तो केतु यहाँ बैठा है, तो इसका मतलब व्यक्ति ऐसी चीजों से दूरी बना के रखेगा। ठीक है,
केतु बैठा तो जो उल्टा फल देता है। हाँ, केतु उल्टे फल देता है। जी जी। तो यहाँ मतलब पे जिस भाव में जिसका बैठा है उससे उल्टा करेगा वो। उल्टा कर देगा उसको। तो ये भाई बहन का वो है, कारक है, तो केतु भाई बहनों से दूरी बना देगा। ई कॉमर्स का है तो केतु ई कॉमर्स में मनी नहीं लगने देगा। इसके साथ केतु जो है, सॉरी, ये भाव जो है डॉक्यूमेंटेशन का है, केतु डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने देगा, वो कहेगा खुद ही करते रहो। तो ऐसे व्यक्ति को जिसमें केतु उल्टे फल देता हो, अगर हमें सीधे फल चाहिए तो केतु के उपाय निकाले जाते हैं, और केतु आध्यात्मिक से भौतिकता की ओर ले जाता है। जी जी। कि अब मान लीजिए जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता तो जीवन में बहुत सारी हानियां उसको उठानी पड़ सकती। लेकिन अगर वो कुत्ता पाल लेता है, केतु के उपाय के रूप में कुत्ता पाल लेता है, तो ऐसे केस में डॉक्यूमेंटेशन ना करने पर भी दिमाग में तीव्रता बनी रहेगी और चीजें उसको याद रहेगी। तो डॉक्यूमेंटेशन के कारण जो होने वाली हानियां है वो रुक जाएगी उसकी, या कम हो जाएगी। तो केतु, हाँ, केतु के लिए कुत्ता है और ये सब नवग्रहों के लिए एक एक उपाय है क्या ऐसे ही? सबके उपाय होते हैं, लेकिन कुत्ता जो है वो केतु का ना होकर ना राहु का होता है। जब हम राहु को अपने पास लाते हैं तो केतु उल्टा हो जाएगा, क्योंकि राहु और केतु सर और धड़ है। अच्छा अच्छा। तो कुत्ता जो है राहु का रूप है, केतु का रूप नहीं है। इसलिए जब केतु को खराब करना हो, केतु हाँ आध्यात्मिकता है, जब हमें उसे खराब करना होता है तो हम कुत्ता पाल लेते हैं। तो केतु खराब हो जाता है और भौतिक रिजल्ट देने लगता है। जी जी। ठीक है। अब हम आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा चौथे घर में बैठा है। चंद्रमा है सौम्य ग्रह, और चौथा घर है माता का सुख, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, व्हीकल, गाड़ी बंगला। गाड़ी, बंगला। यानी तो अच्छे चंद्रमा अपना अच्छे समय फल आने देगा पर, डॉक्टर साहब ये तो। हाँ जी, अच्छे फल देगा डॉक्टर साहब ये तो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ कि अच्छे फल देगा ये तो। हाँ, चंद्रमा अच्छे फल देगा। तो चंद्रमा अच्छे फल देगा, यहाँ पे इन सब चीजों का लाभ देगा। जी। सर ठीक है। इसमें गाड़ी, गुरु की राशि है तो उसका भी फल पड़ेगा। ये गुरु की राशि है तो गुरु का भी फल आएगा। अब गुरु क्या करता है, इन चीजों में विरक्ति पैदा करता है। तो चीजें तो होंगी, हाँ। पर व्यक्ति को जीना पसंद नहीं करेगा, इनको छोड़ देगा। बस वो माँ को पसंद करेगा, क्योंकि माँ सुखकारी है, तो माँ का सुख तो पाने की कोशिश करेगा। वो प्रॉपर्टी बनाएगा, लेकिन मतलब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि गुरु आ गया ना यहाँ पे। गुरु की अगर जी दृष्टि देखेंगे तो ये दृष्टि जो है 10वीं दृष्टि पड़ती है। तो 10वीं दृष्टि जो है कर्म की है। व्यक्ति यहाँ से संबंधित कर्म करे, जैसे प्रॉपर्टी डीलर का काम कर ले, तो उसमें उसको अतिरिक्त लाभ मिलेगा, पर उसके नसीब में ये सुख नहीं रहेंगे। होगा सब कुछ, मिलेगा कुछ। ठीक। तो हम यहाँ पे अभी छोटी प्रिडिक्शन करते हैं। छोटी प्रिडिक्शन में चंद्रमा माँ का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, ये सब चीजें इसको मिलेंगी। सॉरी, चंद्रमा जो है सौम्य है, और जो भाव है ये प्रॉपर्टी का माँ का है। तो ये सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी, इसे कोई अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जीवन में सरलता और खुशी रहेगी। उसके बाद सप्तम भाव में गुरु है। सप्तम भाव पार्टनर का होता है, और गुरु जिस भाव में बैठता है उसको खराब करता है। तो पहले हम गुरु की अच्छाइयां देखते हैं। गुरु प्रतिष्ठा का कारक है, तो इसका जो पार्टनर होगा वो इसको खूब रिस्पेक्ट देगा। गुरु विरक्तता का कारक है, तो ये अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं देगा, जिसके चलते पार्टनर इस पे समय आने पर हावी हो जाएगा। और ये जी। घर जो है पार्टनरशिप का है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को एक व्यक्ति की आवश्यकता हमेशा रहेगी। जिसका गुरु सप्तम भाव में होगा वो हमेशा ये कहेगा कि मेरे साथ एक व्यक्ति रहे। तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर को या किसी शक्ति को अपना गुरु बनाकर उसके साथ चलना चाहिए, तो उसकी दूसरे पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ये जी। सबसे अच्छा उपाय है गुरु का। और गुरु यहाँ से लग्न को दिखता है, तो गुरु यहाँ पे अगर अच्छा है तो लग्न खराब कर देगा, गुरु यहाँ पर खराब है तो लग्न को अच्छा कर देगा। जी जी। फिर आते हैं हम अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। अष्टम भाव तोड़फोड़ का घर है, इसका मतलब सूर्य को उसने बिल्कुल कमजोर कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता। जिस व्यक्ति को सूर्य अष्टम भाव में चला गया उसके पास आत्मकारक नॉलेज बहुत ज्यादा होगी। ये बाकी ग्रह की जो राशि उसमें है, क्या नाम, लग्न कुंडली के हिसाब से इसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है।
पर अष्टम भाव का जो सूर्य है वो आत्मकारक होने के कारण लाभकारी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगा, चीजों को देखते ही पहचान जाएगा, सिक्स सेंस बहुत तेज होगी, परंतु वो दूसरे व्यक्ति को अपनी बात नहीं समझा पाता। सामने वाले व्यक्ति के आगे अगर मंगल या सूर्य उसका स्ट्रांग है तो ऐसा व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। तो इस व्यक्ति को हमेशा ये दिक्कत रहती है कि कैसे होगा या कैसे करूंगा, बट जब ये करने पे आता है तो सब कुछ कर जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला वो है भाव, वो है भाग्य का भाव। भाग्य में मंगल बैठा है जो एक मैलेफिक प्लैनेट है, राहु बैठा है मैलेफिक प्लैनेट है, शुक्र बैठा है बेनिफिक प्लैनेट है, शनि बैठा है मैलेफिक प्लैनेट है। यानी 3 मैलेफिक प्लैनेट हैं और 2 बेनिफिक प्लैनेट है, जिसमें से एक बुध, जैसी कंडीशन होती है वैसे बैठता है। तो बुध जो है यहाँ पे बेनिफिक ना होके मैलेफिक प्लैनेट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे एकमात्र शुक्र मैलेफिक प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है। इस कारण भाग्य के अंदर बहुत सारी अड़चने आएंगी, परंतु ये कहा गया है, ये नियम है कि जिस घर में मैलेफिक प्लैनेट बैठते हैं उस घर में परेशानियां तो लाते हैं, लेकिन साथ ही साथ निश्चिंतता देते हैं कि व्यक्ति यदि सही तरीके से या दिशा में काम करे तो गारंटी है कि उसको उस चीज का लाभ मिलेगा। अब हम चलते हैं स्पेशल एस्पेक्ट्स की ओर। स्पेशल एस्पेक्ट्स में सबसे पहला जो है हमारा गुरु है। गुरु का 5वां एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4, 5। तो गुरु का 5वां एस्पेक्ट आय के घर में पड़ता है, और गुरु का 5वां एस्पेक्ट जहां पे भी पड़ेगा वो घर जो है गंगा जल की तरह पवित्र और साफ होगा। तो ऐसा व्यक्ति आय के स्रोत को हमेशा क्लियर रखता है, यानी वो कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहेगा, वो हमेशा ईमानदारी से पैसा कमाने की कोशिश करेगा। आय, उसको जो ग्रह देख रहा है वो सौम्य ग्रह है, तो उसके जीवन में सारी चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, आने वाली चीजें सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसे, क्योंकि गुरु उसको 5वें एस्पेक्ट से देख रहा है। और 5वां और 9वां एस्पेक्ट किसका है? लक्ष्मी का। तो इसका मतलब आय का जो क्षेत्र है इस व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने देखा 7वां एस्पेक्ट, गुरु इस क्षेत्र में व्यक्ति क्योंकि दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है तो ये क्षेत्र उसका खराब हो गया, तो मैं मेरा मेरे लिए जो है वहां पे गुरु उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। यदि उसका 7वां एस्पेक्ट अच्छा है तो फर्स्ट एस्पेक्ट उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे गुरु जो है अपनी अवस्था में या दशा आने पर ही विशेष रूप से प्रभाव दिखाएगा, इसलिए हम 7वां एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं 9th एस्पेक्ट पे। 9th एस्पेक्ट पढ़ रहा है केतु पर। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, उस पे गुरु भी आध्यात्मिक ग्रह है और शनि की राशि में आ गया। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का संबंध किसी भी व्यक्ति से नहीं रखता, ये सभी के लिए न्यूट्रल होता है। ये किसी से गुस्सा होगा तो एक समय के बाद मान जाएगा, यदि किसी से प्रेम करेगा तो एक समय के बाद छोड़ देगा। यानी ये किसी से भी ज्यादा देर तक रिलेशन बना के नहीं रख सकता, क्योंकि ये दोनों आध्यात्मिक ग्रह हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए पॉजिटिव होते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और समाज को अच्छा देकर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना बहुत अच्छा रहता है। आगे चलते हैं। अगला एस्पेक्ट है मंगल का। मंगल का 4था और 8वां एस्पेक्ट होता है, तो हम यहां से गिनते हैं 1, 2, 3, 4। मंगल का एस्पेक्ट 12वें घर पे पड़ रहा है। 12वां है व्यय का घर। और हमने पहले जाना था कि जो मैलेफिक प्लेनेट होते हैं वो 6, 8, 12 में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे मंगल का एस्पेक्ट जो है बहुत अच्छा हो गया, और ये हमें बताता है कि व्यय में कमी लाएगा। तो यदि ऐसा व्यक्ति व्यय पर मंगल का प्रभाव रखे तो उसे अतिरिक्त लाभ होता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो उसने कमी तो ला दी 12वें घर में, पर दिक्कतें तो फिर भी लगी हुई हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को, यदि ये व्यक्ति मंगल से संबंधित चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे या विदेशियों के साथ काम करे या कल्चर चेंज करके काम करे, तो ऐसे व्यक्ति का मंगल शुभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है 5वें घर का भी स्वामी है। तो बुद्धि में, संतान में, इनमें भी लाभकारी हो जाएगा। नहीं तो मंगल यहाँ पर
हानि करेगा। इसके बाद मंगल का 8वां एस्पेक्ट देखते हैं, चौथा था, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। अब मंगल जो है 8वें एस्पेक्ट से प्रॉपर्टी को देखता है, तो यहां पर ये बताता है कि प्रॉपर्टी तो मिलेगी परंतु झगड़े के बाद, माँ का सुख तो मिलेगा परंतु झगड़े के बाद, वाहन सुख तो मिलेगा परंतु झगड़े के बाद। तो ऐसे व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि लोहे का वाहन खरीदे। ऐसे व्यक्ति के लिए लोहे का वाहन प्लास्टिक से ज्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद आते हैं राहु पर। राहु किसी भी चीज में फैलाव लाता है, माया का रूप है। जो भी चीज दिखेगी उसको वो छुपा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने मंगल के बारे में कहा कि मंगल यहाँ पे देख रहा है, तो मंगल के एस्पेक्ट को ये चेंज करने की ताकत रखता है। हम अभी राहु के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, राहु को छोड़ते हैं। राहु के बाद आते हैं हम शुक्र पर। शुक्र एक बेनिफिक प्लेनेट है, भाग्य को उठा रहा है, और 7वां एक्सपेक्ट पड़ता है इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो शुक्र भाई बहनों पे, ई कॉमर्स पे और डॉक्यूमेंटेशन पे अपनी नजर रखे हुए है। यदि ऐसा व्यक्ति इन 3 कामों को पूरा करता है तो इसके लाइफ में लग्जरी आ जाएगी, और इन 3 कामों को पूरा नहीं करता तो लाइफ में इसके स्ट्रगलिंग चलती रहेगी। क्योंकि यहाँ शनि भी बैठा है, तो शनि एक मैलेफिक प्लेनेट है, वो शुक्र के प्रभाव को कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3-3, 4-4 जो है वो मैलेफिक प्लेनेट्स हैं। तो शुक्र अपना प्रभाव रखने के दौरान भी प्रभाव नहीं दे पाएगा, मैलेफिक प्लैनेट्स की ज्यादा चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बुरे लोग इकट्ठे हैं। तो काम तो देगा, सुख भी देगा, अपनी दशा में देगा। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि की स्पेशल दृष्टि जो है वो पड़ती है 3री और 10वीं। तो हम ये देखते हैं 1, 2, 3। शनि 3री दृष्टि से आय के घर को देख रहा है, जिसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति को आय को कमाने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। यहां पे गुरु ने कहा कि आय आसानी से आएगी, जबकि शनि कह रहा है आय कठिनाई से आएगी। तो हम दोनों में से किसकी बात को सही मानेंगे, गुरु है या शनि है? किसकी बात सही है बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? कौन ज्यादा? शनि शनि। ऐसा क्यों? प्रूव की सर। ऐसा क्यों? शनि या गुरु आप जो बता रहे हैं उसका रीजन बताइए, क्यों? सोचिए, देखिए थोड़ा सा। सर शनि का इफेक्ट सर, ग्रह है, इसलिए शनि का माना जाएगा। नहीं सर, यहाँ पे दोनों का माना जाएगा। गुरु की भी एस्पेक्ट वही मानी जाएगी और शनि की भी एस्पेक्ट वही मानी जाएगी। दोनों 100% होते हैं। गुरु यहाँ पे गंगा जल के समान पवित्र बना रहा है और शनि यहाँ पे क्रूरता दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति अपनी आय के लिए ईमानदारी बरतेगा, और आज के समय में ईमानदारी से आय कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे प्रेडिक्शन देंगे। लेकिन जिस ग्रह की दशा होगी या अंतरदशा होगी, उसका प्रभाव मुख्य रूप से इस घर पर रहेगा। गुरु की दशा में गुरु की चलेगी, शनि की दशा में शनि की चलेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये? यस सर। जी जिसकी दशा होगी वही अपना राज चलेगा। देखिए, जैसे एक राजा है, आज अगर मैं राजा हूं तो मैं अपने नियम चलाऊंगा, आप राजा हैं तो आप अपने नियम चलाएंगे। वैभवी राघव का फोन है, जल्दी से अटेंड कर लो। तो जो भी राजा होगा, जिसकी दशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, वही दो उस वॉइस घर आ को- रही है। हेलो, जी बोलिए। आवाज डबल हो रही है, सर अभी आवाज ठीक, डबल हो रही है। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ठीक है, अब हम 7वां हेलो, अब हम आते हैं शनि के 10वें एस्पेक्ट पे। 10वां एस्पेक्ट आपका भय लो हो गया। जी, आपका भय काफी लो हो गया। वॉइस लो हो रही है। अब ठीक है, बराबर है। ठीक है। अब शनि का 3रा एस्पेक्ट जो है वो हमारे पराक्रम का है। यहाँ पे 3रा घर पराक्रम का था ना, तो 3रा एस्पेक्ट जो है वो पराक्रम का है। वहीं 10वां एस्पेक्ट जो है वो कर्म का है, तो ये थोड़ा कठिन होता है। तो हम यहाँ से 10वां एस्पेक्ट लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शनि का 10वां एस्पेक्ट जो है वो 6ठे घर पर पड़ता है। 6ठा घर ऋण रोग शत्रु का है,
तो शनि एक मैलेफिक प्लेनेट है, इसका मतलब ऋण, रोग और शत्रु। शनि इनसे बचा के रखेगा। कभी भी जातक अगर इन चीजों में फंसता है तो ये शनि का कार्य है कि वो इसमें से आराम से निकाले, और निकालेगा किस तरीके से? कर्म करके या व्यापार के द्वारा इसको बाहर निकालेगा। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, हालांकि जेब में पैसे नहीं है। आयशा मैम आप आ गए हैं तो एक बार जरा माइक ऑन कर लीजिए। दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, मेरा नाम GR प्रधान, मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जिनका आप एक कुंडली देखते थे, हाँ उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? सर मेरे को डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, ये कुंडली मेरे को याद है। मुझे आयशा जी ने भेजी थी ये कुंडली। सर आप बोले तो करेक्ट है सर, वो स्ट्राइट फॉरवर्ड है सर, स्पिरिचुअल है। आप बोले तो आई एम पुटिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ओनली, क्योंकि ये जो जितना सर आपने बताया ना, इससे लग रहा है कि जैसे कि वो आप मेरा बारे में बता रहे हैं, मेरा तो ऐसे ही हो रहा है जी। एंड मैं इसे जानना चाह रहा था कि कहीं मेरा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, सॉरी बर्थ ऑफ प्लेस से मैच तो नहीं कर रहा है। मैं इसलिए जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। एक्चुअली मेरा कजिन सिस्टर का है सर, यहाँ पे जी कजिन सिस्टर का है सर मेरा। सॉरी ये मेरे कजिन सिस्टर का है सर ये। हाँ 1978 23rd जुलाई 23rd है सर, 4:30 काकीनाडा में पैदा हुई थी सर वो। ओके आपको अभी तो मैरिज नहीं हुआ सर जी। सॉरी, वो स्पिरिचुअल। चलो ठीक है दिनेश जी, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बाद में बताऊंगा, तो मेरा बारे में थोड़ा बताइएगा, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जी प्रेडिक्शन को देखेंगे। अब सर उनका मैरिज का कुछ क्या तो है सर, वो थोड़ा बोल दीजिए सर। मैम मैरिज के लिए जो योग हैं वो उससे देखे जाएंगे दशाओं में, किसकी दशा चल रही है, गोचर किसका लगा है। मैरिज का योग तो इस कुंडली में बनता है। ओके। और 78 का बर्थ अप्रोक्सीमेटली 44 इयर्स की होगी। आया सर, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है सर, उनके माता पिता थोड़ा वो स्पिरिचुअल चेक होती है सर, वो स्पानिश है और स्किल्ड है, तो भी वो हीलिंग सीखती है, वो ट्रीटमेंट करती है, वो फ्री सर्विस करती है सर एक्चुअल। मैम जो गुरु जो है सप्तम या पहले भाव का हो, पहले भाव वाले व्यक्ति को तो शादी नहीं करनी चाहिए, पर अगर सप्तम भाव में बैठा है तो पहले भाव पे दृष्टि डालता है, तो शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर वो शादी ही नहीं करना चाहती तो आप जबरदस्ती उनकी शादी मत कराइए, और इवन वो करेगी भी नहीं। 12 years के एज में उनकी माँ भी गुजर गई है सर। जी, 12वें घर का जो चंद्रमा होता है, मदर मोस्टली एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि केतु जो है यहाँ पे अधिकतर जो है वो केतु यहाँ ना होके यहाँ बैठा होता है। क्योंकि मेरी भी यही जन्म कुंडली है। मेरी जन्म कुंडली में बस फर्क इतना है कि मंगल और राहु वक्री हैं, तो उस केस में ये जन्म कुंडली यहाँ से शिफ्ट होके दोनों पीछे आ जाएंगे। सेम मेरी जन्म कुंडली है जो आपने भेजी थी, वो भी सेम थी, तभी मैंने आपको बोला था कि आप एक बार मुझसे बात कीजिएगा। सर मैं देखी थी नहीं सर, इसलिए मैं सॉरी सर, मैं देखी नहीं आपका। तो ये क्या है, वक्री हो गए, तो मैंने देखा कि उनका ये यहाँ पे दोनों ये यहाँ पे आ गए हैं। मेरी भाव चलित कुंडली ये है, जो आपकी जो सिस्टर हैं जो भी हैं उनकी जो कुंडली है वो जस्ट मेरे से बिल्कुल मैच करती हुई कुंडली है। ऐसी हमारे बीच में एक व्यक्ति और भी हैं, वो नोएडा से, उनकी भी लगभग यही कुंडली बनती है, वो भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। सर बकरी का मतलब क्या होता है? बकरी का मतलब होता है पीछे की ओर चलने वाला। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में जाते हैं तो पेड़ पौधे अपनी जगह पर रुके हुए हैं, वो चल नहीं रहे, लेकिन हम ट्रेन में बैठे हुए देखते हैं कि वो पीछे की ओर जा रहे हैं। जी जी जी। ऐसे ही कई बार प्लेनेट की सिचुएशंस होती हैं, प्लेनेट कभी भी पीछे की ओर नहीं जाते, वो हमेशा आगे की ओर चल रहे होते हैं, पर दूसरा प्लेनेट तेज गति से उसको पीछे की ओर छोड़ देता है, तो ऐसा लगता है कि वो प्लेनेट पीछे चला गया, तो उसको वक्री अवस्था बोला जाता है। ठीक सर।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है छठे घर में और मंगल वक्री है, तो छठी राशि में मंगल माना जाएगा, परंतु असर देगा वो नवे भाव का। दिनेश जी, लग्न किसको बोलते हैं? लग्न बोलते हैं जो ये सबसे पहला खाना है जहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इसको लग्न का खाना बोलते हैं। ये मैं मेरा मेरे लिए होता है। लग्न के ऊपर कोई भी दोष नहीं लगता, ये दोषों से मुक्त रहता है, सभी दोषों से मुक्त होता है ये। ठीक है। जो राशि यहाँ बैठती है उसको लग्ना लॉर्ड या लग्न का स्वामी बोला जाता है। लग्न स्वामी जिस घर पे बैठेगा जी। उस घर के गुण लग्न स्वामी के अंदर या लग्न के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पे नंबर होता 4। सर मेरा बेटा का जो है ना वो 9 चंद्रमा है। अच्छा 9 ही है? जी सर, जी सर, 9 में चंद्रमा है। जी सर, और 10वां में केतु है। नाइन्थ लग्न है या क्या है? लग्न है ये? नहीं सर, लग्न 7 है। 7 है। धनु राशि। जी सर। नहीं, धनु राशि नहीं होती। 7वीं तो आपकी तुला राशि हो गई। तुला राशि जी, वो तुला राशि हो गई 7वीं। चंद्र राशि से लिखा हुआ है सर, चंद्रमा 9वां घर में है। चंद्र राशि से और चंद्रमा 9 घर में। चंद्र राशि मत देखिए, जी। लग्न पे आ जाइए। अच्छा सर, ठीक है सर। दिनेश जी, ये लग्न का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसका अर्थ सर, क्या है लग्न? लग्न का अर्थ होता है जो हमारे बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। इसको हम तनुभाव तन भाव बोलते हैं। ये हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे कॉन्शियस माइंड को, हमारे सोच को दर्शाता है। ओके। लग्न लॉर्ड पर बैठेगा, हमारे अंदर उन्हीं खूबियों को पैदा कर देगा। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनालिटी, आपका कहने का मतलब ये कह सकते हैं आप, रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनालिटी। जैसे अगर किसी व्यक्ति की कुंडली खुली हुई है तो एक बार अपना लग्न बताइए। मेरा सर मेरी कुंडली खुली हुई है। लग्न मेरा 8th हाउस में मेरा मतलब कि मंगल बैठा हुआ है। मैम एक बार लग्न बताइए अपना। लग्न कौन सा आपका? लग्न सर मेरा मकर का है, 10 नंबर। मतलब लगन में मकर बैठा हुआ है, 10 नंबर। अब जैसे अब हम इनकी प्रिडिक्शन करें तो हम सिर्फ मकर की राशि से, मकर कौन होता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ एक कैसा प्राणी है? बिल्कुल देखने में भोला, किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर कोई इस पे हमला करे तो ये पलट के वार करता है। इसका जो हमला होता है वो बहुत खतरनाक होता है, भारी होता है। तो ऐसा व्यक्ति जल्दी से किसी से छेड़खानी नहीं करेगा। यदि कोई इससे पंगे लेगा तो उसको छोड़ेगा। शनि इसका स्वामी है, धीमी गति। तो व्यक्ति धीमी गति से सोच विचार करेगा, धीमी गति से तरक्की करेगा। शादी में समस्याएं आ सकती हैं, काम करने में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन शनि की गारंटी है कि काम जरूर होता है। तो जीवन में वो सब चीजें मिलती हैं जो ये पाना चाहते हैं। इनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तो सर ये तो होगा देर से ही। हाँ जी, होगा सब कुछ देर से ही सर। हाँ होगा देर से, पर होगा सब कुछ। मकर लगन सर मेरा भी है ना। अच्छा हाँ जी। इसके बाद अगली चीज जो है, ये हमने पर्सनैलिटी बता दी। अब हम देखेंगे क्या लग्न में कोई ग्रह बैठा हुआ है। लग्न के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल? नहीं सर, कोई भी ग्रह नहीं बैठा मेरा लग्न में, बल्कि उसके साथ वाले मतलब 2nd हाउस में बैठा हुआ है मेरा, मतलब कि केतु, बुध और मैम चंद्रमा। 7वें घर में? नहीं सर, जैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं ना 1 2 3 करके, देखिए पूरा चार्ट जो होता है ना, 10 के बाद 11 आएगा ना सर 2nd हाउस में हमारा। मैम मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 4 नंबर इसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखा होगा। हाँ जी, शनि है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कहा जाएगा शनि जो कि लग्न लॉर्ड है अपनी राशि को देख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी राशि में शनि की गारंटी, शनि का कार्य
बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो हर चीज डिले से होंगी, पर इनको जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। शनि बैठा है चंद्रमा के घर में। सर देर का मतलब कितना कितना साल होता है? हाँ जी देर का मतलब कितना साल होता है? सर, देर का मतलब होता है डिले। जब भी ये सोचेंगे कि ये काम हो, नहीं सर, डिले तो मैं समझ रहा हूँ, बट इट हैपेंस आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? 50 इयर्स, 60 इयर्स, 40 इयर्स? सर हर चीज का अपना एक अलग इम्पैक्ट है। देर का मतलब 15 मिनट की देर भी हो सकती है, 5 मिनट की देर भी हो सकती है, और देर का मतलब कई सालों की देर भी हो सकती है। नॉर्मल हमारी जो कुंडली है वो 120 साल की है, जी वैदिक कुंडली, जिसे जी हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहले 60 साल जो है वो रहते हैं, अगले 60 साल बहुत अच्छे रहते हैं। अगर हम इसको जी। लाल किताब के नियमों अनुसार बांटेंगे तो हाँ, इसमें 4 एस्पेक्ट होते हैं। तो पहला हिस्सा कमजोर जाएगा, दूसरा उससे अच्छा जाएगा, तीसरा उससे भी अच्छा जाएगा, और अंतिम जी अवस्था उससे भी अच्छी जाएगी। तो यहाँ पे ये कहना कि देर कितनी है, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो जब इनका कोई मन में प्रश्न उठेगा, ये जी कहती है कि मुझे आज गाड़ी खरीदनी है, जी। तो इसमें इनको समय लगेगा। ये तुरंत कभी भी किसी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। सर मुझे एक बात पूछनी है। मेरा जो 8th हाउस है ना, उसमें मेरा मंगल भी है, गुरु भी है और राहु भी है। देखिए एक चीज याद रखिए, हम बोलते जरूर हैं वैदिक कुंडली के अंदर कि हम्म ये भाव त्रिक भाव हैं, खराब भाव हैं, हम्म। छठा, आठवां, 12वां। हाँ जी। परंतु यदि हम उन ग्रहों को उन भावों को सही तरीके से यूटिलाइज कर लें, तो ये वो भाव है जो हमारे जीवन में बहुत कुछ दे सकते हैं। तो 8वां भाव जो है गुप्त भाव है। हाँ जी। यहाँ पे हमें डॉरी मतलब ससुराल से पैसा मिलता है, दूसरे के पैसे से फायदे होते हैं। तो हाँ यदि जी। आप ऐसा कोई काम चुन लेते हैं तो आपको फायदे ही फायदे हैं। परंतु यदि आप अपना पैसा लगा के बिजनेस करेंगे तो आपको हानि हो जाएगी। नहीं, मुझे बोला था कि 8वें घर का अगर आपका मंगल है तो बहुत ही कष्टदायक रहता है। आपकी वाणी देखिए खराब हो जाती है, कठोरता आ जाती है। मंगल कठोरता तो आ वैसे जाती है। अगर वाणी के स्थान पे दूसरे घर में मंगल बैठ गया तो उसकी भी वाणी कठोर होगी। लग्न में मंगल बैठ गया, उसकी भी वाणी कठोर होगी। तो अष्टम का जो मंगल है वो दिक्कत देता है या नहीं देता? क्योंकि राशि मेरी 5वीं बनती है इसमें। देखिए 5वीं राशि सिंह राशि है। हाँ जी। सिंह राशि होती है शेर के समान। हाँ जी। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है शेर के समान होगा, दहाड़ेगा, तेज बोलेगा, लेकिन दिल का बहुत साफ होगा। तो अब आप बताइए ये खराब है या अच्छा है? नहीं, अच्छा तो है, पर वो वीक है ना, क्योंकि डिग्री उसकी कम है सर। डिग्री उसकी 5 डिग्री है। देखिए डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री का मतलब ये है कि आप जल्दी से किसी से कुछ नहीं कहेंगे, परंतु हाँ जब आप बोलेंगे तो एकदम से फट पड़ेंगे। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए डिग्रियों पे मत जाइए, डिग्रियां कंफ्यूज कर देंगी। हम अभी ओके। बिल्कुल सिंपल प्रिडिक्शन पे चल रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं बिल्कुल बेसिक रखी हुई है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें जो एक बार हम प्रिडिक्शन करना सीख जाए, फिर उन चीजों को ऐड ऑन करेंगे हम। ओके ठीक है, ओके तो सर। हमारी प्रिडिक्शन के अंदर कोई भी ग्रह ना तो अच्छा है ना बुरा है, इक्वल है। इक्वल है। अब वो ओके। प्रभाव क्या दे रहा है? 8वां घर बुरा घर है, मंगल वहां बैठा है, क्रूर हाँ जी। ग्रह है, हाँ जी। मैलेफिक प्लेनेट है। और हाँ हमने जी। ये जाना है कि जो खराब घर होते हैं, मैलेफिक प्लेनेट वहां पे फायदा देते हैं। तो इस हिसाब से आपके मंगल 8वें घर का आपको फायदा देता है। यदि आप मंगल से और 8वें घर से जुड़ा काम करते हैं तो ये आपको इतनी धन संपत्ति और इतना पब्लिसाइज कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सर क्या काम करना होता है इसके रिकॉर्डिंग? मंगल का देखिए, आप मंगल कौन है? मंगल है एक सेना का सेनापति। हाँ जी। आप सेना में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, गुप्तचरी का काम कर सकते हैं, दूसरे के पैसे से व्यापार करा सकते हैं, नेता बन सकते हैं। ये सारी खूबियां आपके अंदर हैं। अब मंगल यहाँ पे जैसा आपने बताया वीक है, तो वीक मंगल कभी भी नेता नहीं बन सकता। हाँ जी। वीक मंगल सेना में नहीं जा सकता। हाँ जी। पर वीक मंगल जो है व्यापार बहुत अच्छा कर सकता है। आपके अंदर एक काबिलियत है कि अपने पुरुषार्थ से, मतलब आप अपनी मेहनत से कोई भी गुप्त विद्या सीख कर ना केवल लोगों की मदद करेंगे बल्कि उससे आय भी अर्जित कर सकते हैं। 8वां घर मेरे हिसाब से तो मैं तो बहुत अच्छा घर मानता हूँ 8वें घर को। और सारी दुनिया भी आप जो चीज देखेंगे वो आपको यही कहते सुनेंगे कि 8वां घर खराब होता है, सबसे हाँ ज्यादा जी। पीड़ा हाँ है। जी। और वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट जब हम घरों का यूटिलाइजेशन सीख जाते हैं तो आप अपने
जीवन को इस तरीके से दिशा दे सकते हैं कि वो आपके लिए लाभकारी बन जाए। अब देखिए हमारे घर में बिजली आती है, हाँ जी। अगर हम बिजली की तारों में उंगलियां डालें या बिजली के छेदों में उंगलियां डालें तो वो तो हमें करंट मारेगी मारेगी। बिल्कुल सर। उसका काम है करंट मारना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली खराब है। हम्म। हमने क्या करना है, हमने ये जानना है कि बिजली को आगे ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए ताकि बिजली हमारे लिए लाभदायक हो जाए। तो हम उससे एसी भी चलाते हैं, पंखा भी चलाते हैं, तो वो हमारे सुख का कारण बन जाती है। ऐसे ही कस्टम घर जो है वो दुख का कारक है, आपके जीवन में पीड़ा लाएगा ही लाएगा, पर यदि आप उसको अलाइन कर लेते हैं तो वही दुख आपके जीवन में सबसे ज्यादा सुख क्रिएट करता है। अच्छे घर जो सौम्य ग्रह हैं वो आपके जीवन में सौम्यता लाते हैं, पर जो मैलेफिक प्लेनेट है वो आपके जीवन को दिशा देते हैं। मैलेफिक प्लेनेट जो है वो सौम्य ग्रहों से ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। अभी ये तक मेरा तो बहुत दुख देखा है सर मैंने। मैम अलाइनमेंट नहीं हुई होगी अभी, आपके पास हम्म। बिजली तो है लेकिन आपको उसको अलाइन करना नहीं आता। तो अलाइनमेंट नहीं आता तो वो दुख का कारक है, और जिस दिन अलाइनमेंट आ गई उस दिन वो सुख देने लगेगा। आपके घर में अगर पंखा लगा है और उसमें बिजली नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। उसमें बिजली का ओके कनेक्शन लगा ओके ओके, थैंक और यू ये सर। ध्यान रखिए इसमें बिजली आता है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। ये जो आपने अभी बिजली के बारे में बताया, दिस इज अ वेरी थिंग, मतलब बहुत पॉजिटिव बताया जो मैम पूछ रहे थे। लेकिन जैसा अभी आपने बताया तो उसका सोल्यूशन आई डोंट नो मेरे माइंड में आना शुरू हो गया। तो बताइए। आई जस्ट फील कि मैंने ये फील किया कि जैसे अलाइनमेंट आप बता रहे हैं, तो अलाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि हम जो है कौन से स्विच को कहाँ यूज करना है, तो हमें वो अपनी बॉडी में अपने आप को देखना होगा। तो इसका मतलब है हमारी जो दृष्टि है या भाव है वो हम अनबैलेंस होके देख रहे हैं, मतलब हम टेंशन में आ जाते हैं या फिर मतलब सामने जो है उसको देख नहीं पाते हैं। जी। इसका आंसर मतलब मुझे ये लगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक लगा। देखिए जैसे मैं आपको, आप मेडिकल में है तो मेडिकल में ही बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति कमर दर्द से या घुटनों के दर्द से पीड़ित है 15 साल से 20 साल से, वो आपके पास आता है, वो कहते हैं जी मुझे घुटने ठीक करने हैं, ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। अगर आप उसे ये बोल देते हैं कि 5 साल लगेंगे आपको ठीक होने में, पूरी तरह ठीक होने में, व्यक्ति वो उसी समय पीछे हट जाएगा, वो कहेगा इतना लंबा समय लगेगा, जबकि वो ये नहीं देख रहा कि वो 20 साल से पीड़ित है और आगे भी उसकी पीड़ा का कोई हल नहीं है। और आप गारंटी ले रहे हैं कि आप ठीक हो सकते हैं, पर वो फिर भी आपके पास नहीं आएगा। हम ज्योतिष में भी सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। ज्योतिष हमें अलाइनमेंट सिखाती है। देखिए ज्योतिष की किताबों में साफ साफ लिखा है कोई भी ग्रह है ना तो आपको शुभ फल देता है ना अशुभ फल देता है, वो केवल आपके फलों, आपके कर्मों की व्याख्या करता है। अगर हम उस व्याख्या को समझ लें, उस व्याख्या के अनुरूप अपना जीवन यापन करें, तो हमारे जीवन में सरलता अपने आप आ जाएगी। आभा जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर। सर जैसे कि मैंने अभी एक कुंडली खोल के रखी है जिसमें भाव कुंडली है, नवांश है और राशि है। तो सर इनमें से मैं किसके अनुसार आपको अभी स्थिति बताऊं रहूंगी? देखिए जैसे आपने बोला भाव कुंडली है, भाव कुंडली से आपको कोई देना देना नहीं होता। भाव कुंडली अच्छे केपी चार्ट पर। नवांश सर? भाव कुंडली ये केपी चार्ट है, ये दूसरी टेक्निक है, इसको छोड़ दीजिए। नहीं सर, जैसे अगर मैंने आपसे कुछ पूछना है तो मेरे पास ये 3 है, तो इसमें से मैं कौन सा आपके साथ अभी बताऊं? आप मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजिए, मैं अपने कुंडली बना लूंगा। ठीक है सर। डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल। अभी नहीं क्लास के बाद भेज दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। आपसे बात दिनेश जी व्याख्या क्या होता है? हाँ जी आपने बुलाना भी व्याख्या, कोई भी प्लानिट ना हानिकारक होते हैं ना लाभकारी होते हैं। प्लीज अपना माइक बंद कीजिए एक बार। सर आप क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा बोलिए। मैं क्या पूछ रहा था, व्याख्या क्या होता है? दो जनों की आवाज आ रही है, मैं नहीं सुन पा रहा। दिनेश जी मैं पूछ रहा हूँ व्याख्या क्या होता है? व्याख्या अपना शब्द का प्रयोग किया ना, व्याख्या, व्याख्या क्या होता है? हाँ जी। कंप्लीशन, किसी चीज को खोल के बताना। अच्छा, एक्सप्लेनेशन। गुरुजी जिस तरीके से आपने मेष के बारे में बताया था कि जैसे मेढ़े के जैसा स्वभाव होता है, ऐसी 12 राशियों के बारे में बताइएगा, यानी कि स्वभाव किस प्रकार के होते हैं। जी सर, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, मैं नेक्स्ट वीक से फ्राइडे से
जी बिल्कुल बेसिक से दोबारा शुरू करूंगा। और जो लोग इस कोर्स में वाकई इंटरेस्टेड हैं, जैसे आप देखेंगे इसके अंदर 150 नाम आए हुए हैं, हाँ और जब क्लास होती है तब 20-30 लोग होते हैं। जी जी ठीक है, तो जो 20-30 लोग इंटरेस्टेड हैं वो एक बार मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं उनका एक ग्रुप बना दूंगा। उस ग्रुप के अंदर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, आप किस तरीके से इसका स्टडी करेंगे, और हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आपका नंबर क्या है दिनेश जी? मेरा नंबर उसमें ग्रुप में आ रहा होगा, ग्रुप एडमिन मैं ही हूँ। 85। हाँ जी, क्या बेसिकली दिनेश जी, मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ एस्ट्रोलॉजी का इन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। जी, मेरा अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, मैं 4 पेपर अभी इसीलिए दिया। मैं कहता हूँ टाइम से जब कहता हूँ खाना खा ले तो खा ले। मुझे तो सुशील जी, थ्योरी please अपना पेपर ही mic थोड़ी mute बहुत कर पता है, बट प्रैक्टिकली आई एम जीरो। मतलब मुझे एस्ट्रोलॉजी बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं दीजिए। फंडामेंटल था सीखना चाहता हूँ। सर फंडामेंटल एक्चुअली क्या है, जब हम बुक से पढ़ते हैं जी तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब जो चीज सर, मैंने देखिए आपको ये बताई, ये चीजें सीखने में मुझे मैं कम से कम 1 साल लगा था। सर, मेरा मीडियम है इंग्लिश। मैं तो किताब पढ़ के, जैसा एज ए स्टूडेंट किताब जी पढ़ के इसका याद रख के इसको जाके लेके आ गया। बट बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, थोड़ी बहुत फंडामेंटल तो क्लियर हुआ बिकॉज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैकग्राउंड। बट इसका जो जो वास्तव में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एंड जैसे आपने अभी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, उस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। सर बट मैं ज्योतिष सीखना में चाहता एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे हूँ। मैं हाँ, यहाँ मेरा पे एक बेसिक। एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप लोग देख जी लीजिए। जी मैं अभी सिर्फ वृषभ राशि का एग्जांपल लूंगा, जी। सॉरी धनु की राशि की कुंडली बनी है, धनु राशि का एग्जांपल ले लूंगा मैं। हम्म, ठीक है, जी आप सर वृषभ राशि का लीजिए सर। हाँ जी, सर वृषभ का लीजिए, जैसे वृषभ लग्न में 2 है वृषभ। धनुष का शुरू बिल्कुल किया हुआ है सारा ना पुराना सर? बनाना पड़ेगा, ये चल रही है कुंडली, अच्छा सारे चल रही नंबर थी। देने पड़ेंगे, चलो टाइम ठीक लगे। है। या तो मेष का ले लीजिए या धनु का ले लीजिए। ठीक है सर। सर धनु का आपने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है तो प्लीज उसी को कंप्लीट कीजिए प्लीज। ठीक है, सारे ग्रह इसी तरीके से चलिए ना, बता देता हूँ। धनु पे चलो ना। चल ठीक है, टेस्ट कर बता। सर मेष राशि का ले लो सर, ठीक है। मैं मेष और धनु ये दोनों ले, सर बनी हुई है इसीलिए ना। हाँ। सर मेष राशि की बनी हुई है ना मेरे पास। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मेष भी अभी बता देता हूँ एक बार। पहले ठीक है। ये देख लीजिए। देखिए, आपकी कुंडली जिस भी अंक से शुरू होती है वो कुंडली की राशि उसका लग्न कहलाती है। तो ये जो कुंडली है ये धनु लग्न की कुंडली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुरु को रखते हैं। गुरु 9 नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ये ग्रह नहीं मानेंगे हम यहाँ पे। इसके अंदर हमें क्या करना है, शुभ अशुभ योग कारक ग्रहों को देखना होता है। सर आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, अभी बोल नहीं रहा। हेलो हाँ हेलो। एक मिनट, मैं अभी ये टाइप कर रहा था। ओके। सर अगली क्लास में आप काल पुरुष की कुंडली लेकर चलना, और किसी की पर्सनल कुंडली ले लेते हैं तो उनकी पर्सनल जानकारी हो जाती है, पर हम लोग भटक जाते हैं उसमें क्लास में। चलिए, काल पुरुष की कुंडली में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है क्योंकि वो ना लाइन से चलती है सारी, पर तो सर आप अपने मन से एक कुंडली उठा लीजिएगा, फिर उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दीजिएगा। चलिए पहले काल पुरुष से करेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक ले लूंगा मैं। अब हम जी यहाँ से जी शुरू करते हैं। धनु राशि की कुंडली है, इसका हमें अध्ययन करना है। सबसे पहला नियम लिखिए, लग्न पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। जी।
अगला घर जो है वो हमारा दूसरा घर है, जहां पर मकर राशि बैठी है। तो हम यहां पर अगर इसका संबंध बनाए गुरु के साथ, तो ये शुभ ग्रह बनेगा, शुभ घर बनेगा या अशुभ बनेगा। तो ये घर हमारा शनि का है, 11वां शनि का है। तो दूसरा तीसरा जो घर है उसे हम तटस्थ बोलते हैं। तो दूसरा घर ये कहता है कि भैया मैं तो तटस्थ हूं, सामने वाले को देखो कि वो अगर शुभ है तो मैं शुभ हूं, अगर वो अशुभ है तो मैं अशुभ हूं। तो दूसरा घर भी तटस्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि जो है, क्योंकि इनका स्वामी शनि है, यहाँ का स्वामी शनि होने के कारण शनि जो है वो धनु लग्न के लिए सम होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? नहीं, समझ में नहीं आया। नहीं हाँ समझ सर, दूसरे और तीसरे भाव दोनों में सर शनि आ रहा है। हाँ जी, दूसरे और तीसरे भावों दोनों में शनि आ रहा है। जी। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था देखिए यहां से हमने देखा दूसरा और तीसरा घर, दूसरा और तीसरा घर तटस्थ भाव है जी स्वामी इनका शनि है, दोनों का ही शनि है। जी अब ये भाव कहता है, तटस्थ भाव का ये कहता है कि मेरा संबंध जहां पर भी दूसरी राशि बैठी होगी, जैसा वो फल देगी वैसा मैं फल दूंगा। शुभ के साथ शुभ होता है, अशुभ के साथ अशुभ होता है। तो दूसरा भी तटस्थ है और तीसरा भी तटस्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों ग्रह जो हैं धनु राशि के लिए प्रभाव देंगे, ना अच्छे प्रभाव देंगे ना बुरे प्रभाव देंगे। अच्छा, सब मतलब बराबर चलेंगे। हाँ, शनि इस जातक के लिए कहीं पे भी बैठे वो सम प्रभाव देगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद अगली राशि किसकी है? गुरु की। गुरु आएगा। गुरु आ गया ना? हाँ जी। गुरु लग्न में बैठा है, लग्न का दोष गुरु को नहीं लगता। और ये राशि है केंद्र की, केंद्र भाव में बैठा है, देखो 4 में। 4 में तो हम ये बोलेंगे कि केंद्र भाव समय और लग्न का स्वामी है। तो लग्न दोष खत्म होने के कारण लग्न सभी दोषों को नष्ट कर देता है। तो गुरु जो है धनु कुंडली के लिए शुभ या लाभकारी स्थिति में रहता है। अच्छा, किसी को अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। जी नहीं आया अभी समझ में। हाँ जी, नहीं आया अभी समझ में। नहीं आया। देखिए 3 तरीके की अवस्थाएं हैं, शुभ अशुभ और सम। ठीक है, हमारे पास भाव है, केंद्र भाव है 1 4 7 10, ये न्यूट्रल होते हैं। त्रिकोण भाव है 1 5 9, ये लाभकारी होते हैं। त्रिक भाव होते हैं 6 8 12, ये हानिकारक होते हैं। 6 8 12, ठीक है जी जी। और 10 2 3 और 11, ये जो है तटस्थ होते हैं। तटस्थ का मतलब ये है कि अच्छे के साथ अच्छा फल देंगे, बुरे के साथ बुरा फल देंगे। अब हम बात कर रहे हैं धनु लग्न की कुंडली की। मैं से हटा देता हूँ। की कुंडली में पहले घर के अंदर कौन बैठा है? गुरु। गुरु गुरु के ऊपर कोई दोष नहीं लगता, इसलिए गुरु शुभ हो गया। और गुरु साथ में चौथे घर का स्वामी भी है। चौथा घर किसका था? केंद्र भाव था, यानी सम था। तो ये शुभ माना जाएगा, ये सम माना जाएगा। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसी को मानेंगे। जी जी जी। पावर किसकी ज्यादा है? लग्न की। इसका मतलब गुरु इस लग्न के लिए शुभ है। ठीक है, अब दूसरा घर जो स्वामी भी गुरु है शायद। हाँ, स्वामी भी गुरु है। देखिए लग्न स्वामी हमेशा शुभ ही माना जाता है, चाहे वो राहु हो, केतु हो, कोई भी हो। ओके। उसके बाद बात करते हैं शनि की। दूसरे घर का स्वामी शनि है यहाँ पे।
दूसरे घर का स्वामी शनि है, शनि दूसरे घर में बैठा है जो तटस्थ भाव है, तो ये कहता है कि मेरा अगला भाव देखो जहां मैं बैठा हूं, अगर वो अच्छा है तो मैं अच्छे फल दूंगा, वो बुरा है तो मैं बुरे फल दूंगा। तो यहाँ पे शनि दोनों ही भावों में तटस्थ बैठा हुआ है, इसका मतलब शनि यहाँ पे समफलकारी रहेगा। ओके, समझ आया सर? हाँ जी सर, आगे समझ। आगे चलते हैं। आगे है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल की दूसरी राशि है अष्टम राशि जो 12वें घर में बैठी हुई है। अब 5वां घर कैसा है? त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है। और अष्टम भाव कैसा है? 12वां भाव कैसा है? 12वां भाव है त्रिक भाव, यानी नुकसानदायक जी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा है और यहाँ पे ये बहुत खराब है। तो यहाँ पे हम एक नियम लगाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल यहाँ पे लाभकारी हुआ या हानिकारक हुआ, क्योंकि दोनों घर मंगल के हैं, एक तरफ नुकसानदायक है एक तरफ लाभकारी है। और नियम ये कहता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो मंगल यहाँ पे शुभ हुआ या सम यहाँ हुआ? पर तो शुभ हुआ 5वें स्थान पर। जी, मंगल यहाँ पे शुभ हो गया। शुभ हो गया। यहाँ पर शनि भी तो है साथ में। नहीं, शनि नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ अभी वो कर रहे हैं। अच्छा, शनि तो निकल गया ना आगे। मंगल यहाँ पे हमारी कुंडली में शुभ ग्रह में बैठा है। 5वें घर में खाली मंगल है, शनि नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं लिखा हुआ। यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि ये भाव हमारे लिए शुभ है अशुभ है। अच्छा, तो यहाँ पे भाव जो है, जो 5वां घर है, ये मंगल का भाव है और 12वां मंगल का भाव है। अच्छा। मंगल यहाँ पे शुभ है, यहाँ पे अशुभ है। पर यहाँ पे नियम ये लगता है कि अशुभता पर शुभता की विजय होती है, इसलिए मंगल इस कुंडली के लिए, जो धनु लग्न की कुंडली होगी, शुभ माना जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो। ओके ओके, मंगल यहाँ पे शुभ फलकारी होगा। ठीक। जी। अगली राशि किसकी है? 2 नंबर शुक्र की। शुक्र की। शुक्र बैठा हुआ है त्रिक भाव में, ठीक है, और दूसरा शुक्र बैठा हुआ है 11वें स्थान पर, यानी तटस्थ भाव। तो त्रिक भाव बुरा भाव हो गया और ये तटस्थ हो गया। तो तटस्थ भाव क्या कहता है कि जैसा भी पार्टनर बैठा होगा मैं वैसे फल दूंगा। 11वें स्थान में शुक्र है, गुरु है। राशि है, स्वामी के हिसाब से बता रहे हैं ना वो, स्वामी के हिसाब से बनती है जी। तो यहाँ पे 2 और 7 तुला राशि के घर है। 11वें घर का स्वामी जो शुक्र है, वो ये कहता है कि जैसा मेरा पार्टनर होगा मैं वैसे फल दूंगा। तो इसका स्वामी जो है वो त्रिक भाव में बैठा है। तो शुक्र यहाँ पे इस कुंडली के लिए, धनु लग्न की कुंडली के लिए शुभ हुआ, अशुभ हुआ या सम हुआ? अशुभ होगा ना सर। अशुभ हो गया। इसके बाद आते हैं अगले पे। अगली राशि है बुध की। जी। बुध केंद्र भाव में बैठा है, सम भाव में बैठा है, और दूसरा उसकी राशि है राशि कन्या भाव में बैठी है। तो 7वां और 10वां, 7वां भाव इसके अंदर अगर हम देखें तो केंद्र भाव में आता है, और 10वां भाव देखें तो वो भी केंद्र भाव में आता है। यानी दोनों के दोनों बुध जो है केंद्र भाव में आते हैं, और केंद्र भाव जो है समभाव के अंतर्गत आता है। तो बुध यहाँ पे शुभ हुआ, अशुभ हुआ या सम हुआ? सर दूसरी बुध की कन्या राशि है कि कन्या राशि कम हो जाएगा सर, कम हो जाएगा सर। हाँ जी, एक मिथुन राशि, मिथुन है ना राशि? हाँ, मिथुन और कन्या हो गई ना। हाँ, मिथुन कन्या है। तो ये दोनों तटस्थ भाव में बैठे हुए हैं। जी जी। तो यहाँ पे जो बुध है वो शुभ है, अशुभ है या सम है? शुभ है। सम है, शुभ नहीं है। जी, शुभ नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे अच्छे फल देगा ना बुरे फल देगा। जैसे जिस ग्रह के साथ बैठेगा वैसे फल देना चालू कर देगा ये। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी हम प्रेडिक्शन अच्छी कर पाते हैं।
अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ये शुभ ग्रह है अशुभ ग्रह है, तो वहां पे फिर कैलकुलेशंस में गड़बड़ होती है। मैं अभी इसे दोबारा कुंडली में लगाऊंगा जो हमने पीछे बनाई थी। चलिए, इसके बाद आते हैं हम चौथे घर में अष्टम भाव है, पीड़ा का भाव है, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है। जी। अष्टम भाव में 4 नंबर आता है, 4 नंबर चंद्रमा का इसका स्वामी है, तो चंद्रमा यहाँ पे शुभ हुआ अशुभ हुआ? अशुभ। ठीक, चंद्रमा यहाँ पे अशुभ हो गया। तो क्या है, चंद्रमा यहाँ पे शुभ है? शुभ अशुभ? शुभ है, शुभ होगा। प्लीज अपने माइक ऑफ कर लीजिए जो लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम 5वीं राशि पे। ये सिंह की राशि है, सूर्य इसका स्वामी है, ये त्रिकोण भाव में बैठा है, ये शुभ है अशुभ है? फिर अशुभ है। हाँ जी, अशुभ। देखिए यहाँ देखिए त्रिकोण भाव में कौन सा नंबर लिखे हुए हैं? ये शुभ है, ये शुभ है सर। 159 शुभ है सर। 159 शुभ है ये। सूर्य शुभ होगा। 5वें भाव में, कौन भाव में शुभ माना जाता है? त्रिकोण भाव में। त्रिकोण भाव है ना ये, तो ये यहाँ पे शुभ होगा। कौन भाव में शुभ माना जाता है? अच्छा ठीक है सर। ये 7 के 7 घर आ गए हमारे, गुरु आ गया, मंगल आ गया, सूर्य आ गया, शुक्र आ गया, चंद्र आ गया, शनि और बुध आ गया। तो ये हमारी एक प्रकार से अगर हम ध्यान दें तो ये हमारी ग्रह स्थिति निकल आती है। अच्छा जी। अब हम यहाँ पे प्रिडिक्शन के लिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो देखिए। गुरु हमारा तीसरे घर में बैठा हुआ था, मंगल 9वें भाव में था, राहु केतु छोड़ देते हैं, बुध 9वें भाव में बैठा हुआ है, शुक्र 9वें भाव में बैठा हुआ है, शनि 9वें भाव में बैठा हुआ है, सूर्य अष्टम भाव में बैठा है और चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, सबसे पहले ये शुभ है या अशुभ है? तो शुभ है। अशुभ है सर। अशुभ है। यहाँ नीचे आपने चार्ट बनाया, देखिए चंद्रमा लिखा हुआ है। सर शुभ है। अशुभ अशुभ है। अभी आपने चार्ट बनाया तो है, ये देखिए ये कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा अशुभ है? चंद्रमा देखिए अशुभ में लिखा है, शुक्र और चंद्र दोनों शुभ है। हाँ जी, शुभ है। शुभ है। शुभ है। इसका मतलब ये हुआ कि धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा चौथे घर में अशुभ अवस्था में बैठा है। ठीक है, अशुभ में ये उल्टा फल देता है। अशुभ में ये उल्टा फल देने लगेगा। अब ये माता के लिए हानिकारक है, प्रॉपर्टी के लिए हानिकारक है। प्रॉपर्टी तो होगी पर वो व्यक्ति उस चीज को भोग नहीं पाएगा। अब यहाँ पर चंद्रमा के जैसा मैंने बताया था 2 उपाय होते हैं, एक हम अलाइनमेंट करते हैं और दूसरा हम उपाय करते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का उपाय किया जाएगा। उपाय कब कामगार होगा या पूरी जिंदगी भी किया जा सकता है, लेकिन उपाय विशेष रूप से तब किया जाएगा जब चंद्रमा की दशा लगेगी या चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही होगी। नहीं तो ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद उसको सुख नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि इसका उपाय कब करना है? सर दशा के अंदर जब हम आगे चलेंगे तो दशाएं भी बताऊंगा। जी जी जी। तो दशाओं के अंदर पता चलता है कि हम क्या उपाय कराएंगे। अब जैसे यहाँ पे चंद्रमा है, इस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी पर प्रॉपर्टी का भोग नहीं होगा, माता होगी पर माता का भोग नहीं होगा, मतलब माता का सुख नहीं मिलेगा। या तो ये घर से दूर चला जाएगा या इसकी माता जो है एक्सपायर हो जाएंगी या माता के साथ इसके विचार या मेल नहीं बनेंगे। जबकि चंद्रमा इस घर में बैठ के शुभ फलकारी होना चाहिए था, पर यहाँ पर आके ये हानिकारक हो गया। क्यों? क्योंकि ये धनु लग्न की कुंडली है। अगर ये कुंडली बदल जाती तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा होता। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। हाँ जी सर 3वें घर में सर एक्चुअल वहाँ है ना सर चंद्र, वो कुंडली में मैम ये हम धनु लग्न की कुंडली बना रहे हैं। धनु लग्न की में चौथे घर का चंद्रमा अशुभ माना गया, ये कह लीजिए अशुभ फल देता है। तो उसकी जो दृष्टि भी पड़ेगी वो भी अशुभ हो जाएगी।
जहाँ दृष्टि पड़ेगी वो शुभ हो जाएगी। मैंने बताया था ना ये उल्टी हो जाती है। जी जी। तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है प्रॉपर्टी पे, कर्म पे, तो ऐसे व्यक्ति को बिना कर्म किए सारे कर्म अपने आप हो जाएंगे। वो सोचेगा मुझे ये काम करना है, दूसरे लोग आएंगे काम कर देंगे। वो सोचेगा ऐसा होना चाहिए, दूसरे लोग आएंगे काम कर देंगे। तो ये यहाँ पे लाभकारी होगा। तब नियम चेंज हो जाएगा सर, शुभ अशुभ का। जहां पर चंद्रमा बैठा है उसे अशुभ कर देगा, जिसे देखेगा उसको शुभ कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए तो ये लाभकारी हो गया फिर। हाँ जी, इसके लिए तो ये लाभकारी हो गया कर्म भाव के लिए। हाँ जी, कर्म भाव के लिए लाभकारी हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ये एक चीज और भी करता है, चंद्रमा बदलाव का लक्षण है। जी जी। लगातार चीजें बदल रही हैं, तो आप ऐसा व्यक्ति बहुत सारे काम करेगा और बदलता चला जाएगा, किसी एक काम में रुकेगा नहीं। परंतु यदि व्यक्ति किसी एक काम में रुक गया तो वो उसमें इतनी ज्यादा तरक्की पाएगा कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। इसीलिए उपाय करना पड़ेगा। जी जी। या तो अलाइनमेंट करे, व्यक्ति मार्केटिंग का काम कर ले। अब मार्केटिंग का काम घूम घूम के करने वाला काम है, तो चंद्रमा शांत हो गया। जी। और अगर वो घूम घूम के काम नहीं करता तो वो व्यक्ति फिर उपाय निकालेगा। तो एक हमने अलाइनमेंट ली और दूसरा हमने उपाय निकाला। जी जी। हाँ, अब हम दूसरा ग्रह लेते हैं। दूसरा ग्रह है गुरु। गुरु इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह है। तो सर जैसे हमने उपाय किया उसका, तो चौथे भाव के लिए शुभ हो गया, तो सातवें को जो दृष्टि देख रहा है सातवें भाव के लिए, उसके लिए भी उल्टी हो जाएगी उसकी दृष्टि फिर। उल्टी दृष्टि हो जाएगी। अच्छा। रिजल्ट 100% देगा। जैसे वो चौथे घर के 100% रिजल्ट दे रहा है, ऐसे ही वो 10वें घर के भी 100% रिजल्ट देगा। तो इसलिए वो सोच के करनी पड़ेगा उसका उपाय। क्या बोला आपने? इसलिए हमने कहा सोच के करना पड़ेगा उसका उपाय। अगर आपने गलत उपाय करा तो वो उपाय उल्टे रिजल्ट दे देगा। जी जी। अब हम अगले ग्रह को देखते हैं, वो है गुरु। इस कुंडली के लिए गुरु जो है वो शुभ ग्रह है। अब यहाँ पे दूसरा नियम लगा कि गुरु जिस घर में बैठता है उसको खराब कर देता है। अब ये पत्नी के स्थान पे बैठा है या पार्टनर के स्थान पे बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में बिना पार्टनर के कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर इस व्यक्ति को तरक्की चाहिए तो इसे हर काम के लिए पार्टनर चाहिए। कि मेरे साथ ये हो तो मैं ये कर दूं, मेरे साथ ये हो तो मैं ये कर दूं। तो यहाँ पर गुरु जो है सप्तम भाव में कमजोर हो गया, क्योंकि गुरु जहाँ बैठता है उसको कमजोर करता है। लेकिन स्वयं के लिए बहुत अच्छा हो गया। एक तो शुभ ग्रह है और दूसरा उसकी दृष्टि उल्टी पड़ गई, तो वहां पर सप्तम भाव के लिए बहुत अच्छा हो गया। सप्तम भाव के लिए अच्छा होने के कारण ये क्या करेगा कि ऐसा व्यक्ति जिन चीजों को देखेगा उनकी गहराइयों में केवल देख के या महसूस करके जा सकता है, करने की जरूरत नहीं होगी उसे। तो यहाँ पे पहला घर के लिए बहुत पॉजिटिव हो गया। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होगा, लेकिन वो उसका इस्तेमाल बाकी ग्रहों के सहयोग से कर पाएगा। नॉलेज होगी, पर उस नॉलेज का वितरण होगा या नहीं होगा, लोगों को बता पाएगा या नहीं बता पाएगा, ये दूसरे ग्रह मिलके डिसाइड करेंगे। अकेला ये डिसाइड नहीं कर सकता। अब गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तो आप देखिए आय के स्थान पर पड़ रही है। आय के स्थान पर पड़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति कम प्रयास में ज्यादा आय अर्जित कर सकता है। उसके बाद अगली जो दृष्टि है 9वीं दृष्टि, वो पड़ती है पराक्रम के भाव में। तो ये व्यक्ति कम पराक्रम में ज्यादा रिजल्ट ले सकता है, या जिस काम में हाथ डालेगा लोग इसकी मदद के लिए आ जाए। इसको जब भी मदद की आवश्यकता होगी, चाहे वो कैसी भी मदद हो, व्यक्ति इसके पास हमेशा कोई ना कोई हाजिर होगा। ये हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, अब आते हैं हम सूर्य पे। सूर्य इस कुंडली के लिए लाभकारी है। सूर्य किसका है? प्रतिष्ठा, आत्मकारक ग्रह है। आत्मकारक ग्रह है और अष्टम भाव में बैठा हुआ है। यानी ऐसा व्यक्ति यदि गुप्त विद्याओं से जुड़ जाए, तंत्र मंत्र से जुड़ जाए, या गुप्तचर विभाग से जुड़ जाए, जो हाई जैसे FBI होते हैं, रॉ है, ऐसी एजेंसियों से अगर जुड़ जाए या बहुत अच्छा ज्योतिषी बन जाए, तो उसके ये ग्रह, सूर्य ग्रह, उसे आत्मकारक होने के कारण उसे बहुत गहराई में ले जाकर ज्ञान देगा, जिससे उसे प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी।
कब मिलेगी, दशा का ध्यान रखना है बस, चंद्रमा की दशा में, क्योंकि चंद्र इसका स्वामी है, और 12वें घर नाम चौथे डालता है घर। तो स्वास्थ्य भी इसका अच्छा रहेगा, शुभ है इसलिए। क्या चीज बोला सर आपने? स्वास्थ्य का कारक भी है ना ये सूर्य। जी, स्वास्थ्य पे तो भी इसकी पकड़ अच्छी रहेगी। जी जी। यानी कि सर इनको लंबी बीमारी से बचाएगा फिर सूर्य। बिल्कुल सर, लंबी बीमारी तो लगेगी, लेकिन उस बीमारी से बचाने की ताकत रखता है सूर्य। सर तो रोग लगते हैं इस अवस्था में। हाँ हेलो जी, सर। हाँ सर जी। उनको एक्चुअल गायनिक प्रॉब्लम है सर, अब तक का गायनिक प्रॉब्लम बचपन से है, गायनिक प्रॉब्लम है सर उनको। हाँ, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम उनके लिए हानिकारक नहीं हो सकती, वो सूर्य वहां बचाने का काम करेगा। यस। ठीक है। और गायने प्रॉब्लम में अगर मैं बोलूं तो यहाँ ये कह सकते हैं कि उनको पीसीओडी की समस्या हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां पैदा करेगा। असम भाव में पीड़ित है तो बीमारी तो सूर्य से संबंधित लगेगी, पर वो सर बीमारी उनको हड्डियों का नहीं है सर, पीसीओडी भी नहीं सर, एडिनोमायोसिस है सर का, तो उसका मेम्ब्रेन के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम बस, यूट्रस के मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का है। मेम्ब्रेन का अगर आप देखेंगे तो ऊपरी जो मेम्ब्रेन लेयर है वो भी सूर्य के अंतर्गत आती है। ओके। तो समस्या कहीं पे भी आप देखेंगे तो सूर्य से संबंधित समस्या ही मिलेगी। और ये बैठा हुआ है, इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पे है, तो वहां पर अतिरिक्त है, तो वहां से रिलेटेड इश्यूज होंगे। सर उनको ये इश्यू अभी कितने साल रहेगा सर? ये ताउम्र का है। क्या है सर? पूरी जिंदगी का है ये उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये इश्यूज हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर ये बने रहेंगे। सर एक्चुअल वो इश्यू होने से एक्चुअल वो स्पिरिचुअल वे में आए थे सर। सर ये हमें आगे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह किस शरीर के किस अंग पर बैठा है। मैंने वीडियो भेजी हुई है, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर सारा बता रखा है मैंने कि कौन सा ग्रह जिस अंग पे बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। अंश पर नहीं, शरीर के किस अंग पर। जी वो डाला हुआ है वीडियो के अंदर मैंने। जी जी जी। मेरे ख्याल से परसों की फ्राइडे को ही डाल दिया था मैंने, फ्राइडे को या कल सुबह डाल दिया होगा। वो वीडियो है 12 भावों की कहानी के नाम से है। ऐसा कुछ नहीं आया, आपके YouTube चैनल पे डाला होगा। सर मैंने ग्रुप में भी डाला है। नहीं सर ग्रुप में नहीं आया, दोबारा से शेयर कर दूंगा, डाला हुआ आया है ग्रुप में डाला हुआ है। जी जी देखता हूँ, अभी देखा नहीं है। सर ये भी स्टडी करने पर उनका जातक अच्छा है सर, वो क्या है सर, असल पर्पस क्या है उनका लाइफ का, वो फ्यूचर कैसा रहेगा, कुछ बोल सकते हैं सर? सर उसमें सॉरी मैम, उसमें कई चीजें देखनी पड़ती हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये बीमारी उनके साथ बनी रहेगी, पर अगर वो एस्ट्रोलॉजी में हैं या किसी गुप्त विज्ञान में जुड़ जाती हैं तो सूर्य का प्रभाव कम होना चालू हो जाएगा और बीमारी अपने आप ठीक होने लगेगी। सर वो अल्टरनेटिव थेरेपीज में है सर, तो एस्ट्रोलॉजी थोड़े थोड़े वास्तु सब भी करती है सर एक्चुअल। वो सर ये एक्चुअल का तो सर ये जातक देखे थोड़े लोग बोले थे बहुत अच्छा जातक है, बट वो उनको पहले से 12 साल से ही वहां तब से ही उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ सको सुनी थी। माँ मर गए तो भी माँ नहीं तो भी प्रॉब्लम रहेगा ना सर, क्या अच्छा जातक है सर ये? देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, उनकी कुंडली और मेरी कुंडली लगभग एक जैसी है। वैसे आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है सर। सर ये कुंडली मेरी है। कौन सी? नीचे सर आपने बना रखी है। ये कुंडली 12 चंद्रमा चौथे घर में और गुरु 7वें घर में, सूर्य चौथे घर। हाँ जी सर मेरी कुंडली है ये बिल्कुल। अच्छा, ये कुंडली मेरी भी है। अच्छा, ये कुंडली आयशा मैम की भी है, तो हम लोग कुंडली के बारे में डिस्कशन बाद में पर्सनली कर लेंगे। अभी हम इसके बारे में जो आप प्रेडिक्शन बता रहे हो बिल्कुल सही है जी। सर इज इट गुड और बैड सर, प्लीज टेल मी सर। पूरा कुछ नहीं होता, हमारी यूटिलाइजेशन के ऊपर है कि हम उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। सर राइट सर, थोड़े लोग खुशी रहने के लिए पैदा होते हैं, अच्छा उनको सभी मिलते हैं ना सर, इनको कुछ भी नहीं भाई, आप बोले सो एक सर उनको पास है बट वो उसको नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि गुरु लग्न को देख रहा है। मैं आपको बाद में अलग से उत्तर दे दूंगा।
गुरु लग्न को देख रहा है और गुरु का काम है देना, लेना काम नहीं है। इसलिए ये कुंडली वाला व्यक्ति जो भी होगा वो हमेशा जीवन में दुखी रहेगा और दूसरे के लिए सब कुछ करेगा, और वो सुखी कभी दूसरे के लिए करे, सबको लिए हेल्प करते हैं सर। एक है सर, इनको बहुत गुस्सा है सर, कुछ भी हॉनेस्ट रहना चाहते हैं सर, कुछ भी डिसऑनेस्ट हो तो असल नहीं, वो बेर नहीं कर सकते सर। ओके ठीक है। अब हम सूर्य पे बात कर रहे थे। सूर्य इस कुंडली वाले के लिए शुभ माना जाएगा, और अगर व्यक्ति इस भाव से जुड़ के काम करेगा तो ऐसा करने से सूर्य के जो दोष है वो खत्म हो जाएंगे। आगे हमारे पास नवम भाव में मंगल, बुध, शुक्र और शनि बैठे हैं। मंगल इस कुंडली वाले के लिए, धनु लग्न की कुंडली वाले के लिए शुभ ग्रह है, जो 5वें और 8वें भाव का स्वामी है। सर 1 मिनट, ये आपने अपनी बनाई है सर? बनाई तो मैंने अपनी है, लेकिन ये कई लोगों से मैच कर रही है। आपका मंगल ना सर 10th हाउस में है। पूनम जी, मेरा मंगल 10th हाउस में है, लेकिन वो वक्री अवस्था है। वक्री में मंगल और बुध, मंगल और राहु दोनों इसी घर में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, कुंडलियों में कई प्रकार हैं देखने के, सिर्फ एक तरीके से कुंडली नहीं देखी जाती। ठीक है। हाँ, मंगल इस कुंडली वाले के लिए शुभ है। ये 5वें घर का और 12वें घर का स्वामी है। यानी मंगल 5वें घर में थोड़ा सा पराक्रम दिखाएगा, यानी ये घर बच्चों का है, बुद्धि का है, व्यवसाय का है, तो अपनी बुद्धि जरूर चलाएगा, थोड़े से पंगे लेगा, डांट डपट करेगा। और वहीं अगर ये दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलके काम करे तो तरक्की बहुत मिलेगी। यदि अपने लोगों के साथ काम करेगा तो जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल 12वें घर का स्वामी होके बैठा है। तो इस कुंडली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये बनता है कि ऐसे व्यक्ति को दूसरे कल्चर के लोगों के साथ रहना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इस व्यक्ति के जीवन में सुखों से मतलब बहुत सुख आते हैं, और अगर वो ऐसा काम नहीं करता तो उसके जीवन में दुख ही दुख आएंगे। इसके बाद बुध है। बुध जो है वो इस कुंडली वाले के लिए सम है, यानी बुध ना तो फायदा करेगा ना नुकसान करेगा। 7वें घर का स्वामी है, 10वें घर का स्वामी है। तो 7वां घर और 10वां घर मिलके जो रिजल्ट देंगे वो न्यूट्रल होंगे। तो बुध यहाँ पे ना तो कोई फायदा देगा ना नुकसान देगा। इसके बाद आते हैं शुक्र पर। शुक्र 6ठे भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है। अब 6ठा भाव जो है वो पीड़ा का भाव है और 11वां भाव जो है वो आय का भाव है। पर साथ ही साथ ये जो भाव है 11वां भाव, ये कहता है कि मैं तटस्थ हूं, तो मेरा जो रिजल्ट है वो 6ठा भाव देगा। तो 6ठा भाव क्या कहता है कि अगर तुमने मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। तो शनि शुक्र यहाँ पे अशुभ होकर बैठेगा। तो ऐसे व्यक्ति का संबंध ऑपोजिट सेक्स वालों के साथ ज्यादा रहेगा। अगर स्त्री है तो वो पुरुषों के साथ काम करेगी, पुरुष है तो वो स्त्रियों के साथ काम करेगा। पैसा जितना हाथ में आएगा हाथ से निकल जाएगा, रुकता नहीं है पैसा, क्योंकि ये पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है। तो शुक्र यहाँ पे पीड़ित हो गया। और फाइनली हम आते हैं शनि पर। शनि यहाँ पर इसका तटस्थ भाव का स्वामी है, जो कि सम अवस्था में बैठा हुआ है। तो शनि ना तो अच्छा फल देगा ना बुरा फल देगा। तो इस प्रकार हम एक कुंडली की व्याख्या करते हैं। ठीक है। अब मैं लेता हूँ मेष राशि की, पर अब टाइम हो चुका है। जी जी। मेष राशि का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये कर्क राशि की बनी हुई है। कर्क राशि के लिए तो अगले वीक लें फिर? अगले वीक करें, चलिए ठीक है। हाँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नेक्स्ट वीक करेंगे फिर। जी जी कर लेंगे सर। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास खत्म कर देंगे। सर नया ग्रुप बनाने वाले नए सर, ग्रुप के बारे में कुछ बता रहे हैं सर, वो बता दीजिए। नए ग्रुप का ये है कि ग्रुप यही रहेगा, जो लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो अपना नाम भेज दीजिए, ताकि मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा अलग से काम कर सकूं और मुझे पता रहे कि मैंने उनको बिल्कुल बेसिक रूप से पढ़ाना है। अब जैसे कुछ लोग आ जाते हैं वो एडवांस वाले हैं, तो एडवांस और नया और पुराना मिक्स हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है वो। तो मैं ये चाह रहा हूँ बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता शुरू से। नाम किस पर भेज देते सर? बहुत सारी चीजें सर शुरू से नहीं पता हमारे को। हाँ, तो मैं फिर बिल्कुल बेसिक रूप से शुरू करूंगा, 0 से शुरू करूंगा। तो मैं
जी जी जरूर सर। सर जी नाम कहाँ भेजे आपके पास में? आप चाहे तो ग्रुप में ही पर वो फिर उसमें और जुड़ते जाएंगे। आपके पर्सनल नंबर पे भेज दें। पर्सनल भेज दे सर, पर्सनल भेज दे। बहुत सारे मैसेज हो जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, चलिए छोड़िए, हम इसी में ही कंटिन्यू करते हैं और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जिसको आना होगा वो बेसिक से ही आ जाएगा। जी 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 ओके सर। जी अगले वीक सर पहले आप इनके राशियों के स्वभाव के बारे में जरूर बताना। जी मैं सारा बिल्कुल शुरू से शुरू करूंगा। जी जी चलिए आभा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ जी सर। जी बोलिए। सर मैं वो उस कुंडली के बारे में ही पूछना चाह रही थी आपसे सर। आपने कहा कि वो विशेष रूप से आपसे अलग बात हाँ की जाए। पर्सनली आप कॉल कर लीजिएगा, अभी इस क्लास में नहीं। ठीक है सर। नीतू जी हैं। नितेंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेज है आपका। नहीं सर, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शिवरात्रि सर।